जय हिंद मेरे डियर साथी, मैं आपका साथी विकास और आज हम देखने वाले हैं कक्षा 10 विषय विज्ञान पेपर 2024। ठीक है, इस कोड की बात की जाए तो 824 IK इसका पेपर कोड है। ठीक है, इसको हम फुल सॉल्यूशन के साथ एकदम अच्छे तरीके से देखने वाले, मतलब इसमें जितने भी पार्ट है सबको एकदम हल के साथ या संपूर्ण हल आपको प्रोवाइड करा दिया जाए एकदम इजी से इजी तरीके से। और इसमें हम क्या करेंगे, आज OMR सीट को कैसे फिलअप किया जाता है, कैसे इसमें भरना है, क्या क्या चीज़ हमें करना रहेगा, सारी चीज़ जानकारी हम इसमें देंगे। जैसे आपको देखा जाए तो क्वेश्चन 2 में डिवीजन किया रहता है ना, एक देखा जाए तो खंड तुम्हारे पास क्या होता है, अ होता है, दूसरा खंड ब होता है। ठीक है, खंड अ और ब में जो तुम्हें करना रहेगा तो पूरा डिटेल में सारी चीज़ें आपको बताने वाले हैं। ठीक है, खंड अ में जो 20 बहुविकल्पी क्वेश्चन रहते हैं उसको OMR सीट पे कैसे फिलअप करना है, ये जिला कोड अनुक्रमांक, विषय कोड, प्रश्न पत्र, ये कैसे फिलअप करना, सारी चीज़ जानकारी हम आज इसमें आपको देने वाले हैं। ठीक है, आप अंत तक बने रहिएगा। कल आपका वीडियो पड़ा था किसका, हिंदी का, आज ये टोटल पूरा फुल सोल्यूशन रहेगा किसका, यानी आपका विज्ञान का। ये वीडियो बहुत ही समझिए इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा लेंदी भी है, कम से कम 1.5 से 2 घंटे का ये वीडियो बनेगा, मगर हर एक कॉन्सेप्ट को आपका पूरी तरह से क्या करिएगा, क्लियर किया जाएगा। देखिए, ऐसा नहीं कि केवल इसका ये टिक मार दो, इसका ये टिक मार दो, ऐसा नहीं, पूरा हल के साथ आपको क्या कर दे, इजी से इजी तरीके से मैं आपको समझाने की कोशिश आपका भाई करने वाला है आज। ठीक है, तो OMR सीट में सबसे पहले देखा जाए तो OMR सीट के बारे में आते हैं। ठीक है, इसको हम क्या कर देते हैं, थोड़ा सा पेपर को साइड में रखते हैं। ये आपके सामने OMR सीट है। ठीक है, अब इसको कैसे फिलअप करना, सबसे पहले आपको एक बाल पेन लेनी है। क्या, बाल पेन जो तुम्हारे पास थोड़ा सा थिकनेस में क्या हो, मोटा हो, उसको लेंगे, उसी से आपको क्या करना, सारी चीज़ इस पर फिलअप करनी है। ठीक है, जितनी भी जानकारी इसमें आपको फिलअप करनी, सब कुछ बाल पेन की मदद से ही फिलअप करनी है। अब पहले आता, देखिए OMR सीट सेम टू सेम हूबहू ऐसे ही रहने वाला है आपका। ठीक, इसे कैसे भरेंगे ध्यान से सुनिए। लिखा भर, यानी गोला भरने का आपका तरीका क्या होगा, ये गलत तरीका, ये आपका एक्चुअल में सही तरीका है। ठीक है, अब रही बात इन सब कोडिंग वगैरह के बारे में, तो इसको हम कैसे फिलअप करेंगे, जिला कोड क्या होता है, नाम क्या होता है, इसके बारे में हम देखते हैं अब अच्छे तरीके से। ठीक है, ठीक, तो आपके सामने देखिए, ये सबसे पहले लिखा जिला कोड, मतलब जिस जिला में दे रहे हैं आप पेपर उसका कोई ना कोई कोड होगा। ठीक है, तो मान लेते अलग अलग जिले का अलग अलग कोड होगा। जब आप एग्जाम सेंटर पे जाएंगे, चाहे आपको प्रवेश पत्र मिलेगा, उसमें सारी ब्यौरा लिखे रहेगी कि सेंटर कोड क्या होता है, यानी सेंटर मतलब केंद्र कोड कहाँ होता है, मतलब आपका एक्चुअल में सेंटर कहाँ गया है, वो कोड आपके प्रवेश पत्र में सारी चीज़ जानकारी ये रहेगी। तो मान लेते जिला कोड, मान लेते हैं आपको क्या होगा, 0 तुम्हारे पास क्या होगा, 5 हो गया, 10 हो गया, 1 हो गया, 5, कुछ भी हो सकता हो। ठीक है, अब जिला का तुम्हें नाम बताना पड़ेगा। मान लेते हैं आप गोरखपुर से जिला से, संत कबीर नगर जिला से, किसी भी जिला से, मान लेते हैं आप गोरखपुर जिला है, जिस जिले से हैं उसी से क्या कर देंगे, यहाँ से आपको फिलअप कर देंगे गोरखपुर। ठीक है, मान लेते हैं गोरखपुर आप फिलअप कर देंगे यहाँ से, एग्जाम्पल के तौर पर ये बताया जा रहा है। अब केंद्र कोड क्या होता है, केंद्र कोड देखा जाए तो 5 अंक का आपका एक अंक रहेगा। ठीक है, जिसपे आपका स्कूल पे, जिस स्कूल पे सेंटर गया रहे उसे हम क्या बोलते हैं, केंद्र कोड बोलते हैं। मान लेते हैं उनका तुम्हारे पास फॉर एग्जांपल 1 हो गया, 3 हो गया, और मान लेते हैं 0, 0, 8 हो गया, कुछ भी आप यहां से लिख सकते हैं। हम ये एग्जांपल के तौर पे बता रहे हैं। केंद्र कोड आप जहां पर जाएंगे आपके प्रवेश पत्र में उसका कोड दिया रहता है। उसके बाद अनुक्रमांक आपको लिखना रहेगा। अनुक्रमांक मान लेते जो भी आपका प्रवेश पत्र में रहेगा, ठीक है, उसको आप अच्छे तरीके से क्या कर देंगे, लिख देंगे। हमने एक रैंडम नंबर लिख दिया। ठीक, अब आपके विषय कोड पे आ जाते हैं। सर अब विषय कोड हमें कहाँ मिलेगा, सर हमको तो कुछ नहीं पता। कोई टेंशन नहीं, प्लीज ध्यान से सुनिए। ठीक है, ये देखिए आपका ये विषय हो गया, यानी आपका विज्ञान हो गया। विज्ञान में विषय कोड 824 IK है, तो आपको केवल इसको लिखना, 824 केवल लिखना है। ठीक है, तो यहाँ पर आपके सामने क्या हो जाएगा, विषय कोड की बात की जाए तो 824 हो जाएगी यहाँ से। अब नाम आते तो ऐसे करके किसका पेपर है, ये विज्ञान का पेपर, हिंदी का पेपर रहेगा तो हिंदी, गणित का पेपर रहे तो गणित, विज्ञान का पेपर रहे तो विज्ञान आप ऐसे फिलअप कर देंगे। इतना फिलअप कर दिए। प्रश्न पत्र संख्या, मतलब ये देखा जाए तो आपका यही एक्चुअल में प्रश्न पत्र है। ठीक है, यही तुम्हारे पास प्रश्न पत्र संख्या है। तो प्रश्न पत्र संख्या आपके सामने कितना दे रखा, 824 दे रखा है। ठीक है, 824 दे रखा, तो इतना आपको क्या करना पड़ेगा, भरना पड़ेगा। अब कोने पे दे रखा OMR क्रम संख्या। OMR क्रम संख्या क्या होती है, आपको ये क्लास जहाँ जिस टीचर की ड्यूटी लगी आपके क्लास में निगरानी के लिए, वो आपको ये क्या कर देगा, OMR सीट आपको भर के दे देगा। या आपको क्या करना पड़ेगा,
देगा, जिस पे साइन करने के लिए ना एक पेज आएगा, उस पे साइन करने के लिए देगा कि आप हैं कि नहीं उपस्थित। उस पे साइन करेंगे तो वहाँ से OMR शीट भर सकते हैं। और याद रखना, मान लेते ये सारी चीज़ आपको कुछ आता नहीं है, तब एग्जाम जब वहाँ पर आएंगे, ठीक है, आपके क्लास में आएंगे, ये जो कॉपी वगैरह बांटने, तो पहले आपको 5-10 मिनट अच्छे से समझाएंगे, ठीक है। तो उनकी बात प्लीज़ ध्यान से सुनिएगा कि नहीं अपना ही रौ भाव में लगे, और गलत हो जाएगा ना तो टीचर आपको पिटबो करेगा, ठीक है। मतलब उनका हक नहीं है मानने का, बट उनको थोड़ा सा गुस्सा लग जाएगा, क्योंकि एक OMR शीट आप क्या कर दिए, ऑलरेडी ख़राब कर दिए, ठीक है। तो उसमें क्या कर सकते हैं, आपको बोल भी सकता है, ठीक है। तो आप बोल देगा तो आप बताइए, अब थोड़ा सा होपलेस हो जाएंगे तो आपका पूरा एग्जाम क्या हो जाएगा, खराब हो जाएगा। हमारे 10 ही मिनट आप थोड़ा सा इरिटेशन पैदा कर लिए तो आपका पेपर खराब हो जाएगा। तो ऐसा कुछ भी करना नहीं है। OMR शीट पे क्या करेगा, यहाँ पर वो नंबर दिया रहेगा, यहाँ पर मान लेते हैं आपको कुछ भी नंबर मान लेते हैं, तुम्हारे पास क्या होगा 1 0 3 3 4 8 2, ऐसे तुम्हारे पास क्या होगा नंबर होगा, उसको भर देना है, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं नीचे पे, आ जाते हैं, देखिए नीचे दे रखा, यहाँ से आपका 20 ही आपका टोटल MCQ रहेगा। इसको कैसे भरना अभी हम आपको एकदम डिटेल में बताने वाले। अब लिखा प्रश्न पत्र मार्का या सीरीज के बारे में क्या लिखना पड़ेगा। अभी देखिए आप पेपर जब देखे थे तो लिखा था 824 IK लिखा था। ये पहला अक्षर क्या करना पड़ेगा, देखिए ये पहला अक्षर, ये दूसरा अक्षर, तो इस पहले अक्षर को उठा के इसमें लिखना है, ठीक है। तो पहला अक्षर आपका क्या होगा I है, तो यहाँ पर क्या फिलअप करेंगे अच्छे तरीके से I फिलअप कर देंगे। दूसरा अक्षर तुम्हारे पास K है, तो दूसरा अक्षर क्या कर देंगे, K फिलअप कर देंगे, ठीक है। उसके बाद ये जो फिलअप किए हैं I को क्या कर देना, पहले लाइन में रहे तो पहले लाइन में, दूसरे लाइन में है तो दूसरे लाइन में क्या कर देना, आपको अच्छे से ऐसे क्या कर देना है, इसे पूरा करिया कर देना है, ठीक है, सर्कल कर देना है अच्छे तरीके से। यहाँ पर हमने क्या कर दिया, इसको देखिए अच्छे तरीके से सर्कल कर दिया। K यदि पहले लाइन में या दूसरे लाइन में कहीं भी रहे तो तुम्हारे पास उसको भर देना है, ठीक है। तो यहाँ से तुम्हारे पास देखिए ABCDEFGH ऐसे होता, तो यहाँ पर K फिलअप कर देंगे इजिली यहाँ से, ठीक है। ये आप क्या कर दिया, हमने यहाँ से देखा जाए तो K फिलअप कर दिया एकदम ईजी तरीके से, ठीक है। तो ये हो गया आपका, भर दिया हमने यहाँ से। अब नीचे आते थोड़ा सा आपको बता देते हैं, यहाँ से देखिए परीक्षार्थी का हस्ताक्षर। परीक्षार्थी का हस्ताक्षर आप कहेंगे हम हस्ताक्षर कैसे करेंगे, परीक्षार्थी मतलब यहाँ आपका हस्ताक्षर होगा कक्ष निरीक्षक, मतलब क्या होगा, जो आपके कक्षा में जिसका टीचर रहेंगे ना, जो निगरानी करेंगे, उनका वहाँ हस्ताक्षर रहेगा। केंद्र व्यवसाय की मोहर, मतलब जिस पे सेंटर का उस स्कूल का यहाँ पर क्या रहेगा, ऐसे प्यारा सा मोहर रहेगा। परीक्षार्थी का हस्ताक्षर क्या होगा, अब देखिए इस परीक्षार्थी का हस्ताक्षर आपको बता दें कैसे देखने, जब आपका प्रवेश पत्र मिलेगा ना तो उसमें सारा चीज़ लिखा रहेगा, तो आपके फोटो रहेगा, फोटो के जस्ट नीचे आप साइन किए रहेंगे। जैसे मान लेते हैं आपकी साइन क्या होगा, मान लेते हैं शिवम कुमार है, ठीक है, यहाँ से क्या कर देते हैं, मान लेते हैं शिवम कुमार है, ठीक है, शिवम कुमार या शिवम मौर्य कुछ भी है, ठीक है। तो जैसे आपकी साइन किस में है, यानी प्रवेश पत्र में हूबहू सेम टू सेम आपको यहाँ करना पड़ेगा। हूबहू ऐसे कि नहीं जैसे यहाँ हिंदी लिख दें तो यहाँ इंग्लिश लिख दें, इसे गूंज दें, ऐसा नहीं, प्यार से जैसे आप किए हैं तो यहाँ से क्या कर देना, मान लेते हैं आपका शिवम मौर्य नाम है तो आप क्या लिख देंगे, यहाँ से आप शिवम मौर्य नाम लिख देंगे, ठीक, अपना नाम लिख देंगे। यदि इसमें अंडरलाइन करते तो यहाँ पर भी आप अंडरलाइन करेंगे, हूबहू आपको ऐसे ही साइन करना पड़ेगा, नहीं तो आपको, ठीक है, प्रवेश पत्र से मिलाने मान लेते कोई आप जाए एग्जामिनर कहेगा भाई लगता फर्जी है, ठीक है, तो साइन ही थोड़ा सा मैच करवाते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आप अच्छे तरीके से भर लेंगे, ठीक है। ये चीज़ें यदि समझ में आएगी तो अब मेन मुद्दे पर चलते हैं आपका यहाँ से, और आपको बता देना चाहते हैं यहाँ से दे रखा है सारी चीज़ें। यदि आप OMR शीट एक बार भर दिए तो उसको प्लीज़ आप कि नहीं मान लेते पहले पे यहाँ पर बी पे तुम क्या कर दिए, यहाँ पर ऐसे टिक मार दिए, ठीक है, और मान लेते उसका 14 नंबर का डी सही है तो यहाँ पर इसे इरेज करें, गूंजे तो व्हाइटनर लगाए, तो ऐसा कुछ भी नहीं करना। आपको हम जाते जाते अभी एक ट्रिक बता देंगे, ठीक है, ट्रिक बता देंगे तो आपको मान लेते कुछ भी नहीं आता है तब भी आप OMR शीट एकदम अच्छे तरीके से भर देंगे, एकदम मज़े तरीके से, ठीक है। उसको हम आपको बता देंगे, उसी तरह से आप फॉलो कर लेंगे, अपना काम बन जाएगा, ठीक है। ये आपके पास, मगर उसके लिए आपको प्यारा सा ऐसे एक पेंसिल होना चाहिए, प्लीज एक आप पेंसिल ले लीजिएगा, ठीक है। अपना हथियार क्या क्या लेंगे, देखिए आपके सामने क्या होना चाहिए, एक स्केच होना चाहिए, एक प्यारा सा स्केच होना चाहिए, आपके पास एक अच्छी सी पेन होनी चाहिए, बाल पेन होनी चाहिए, एक नीला पेन होना चाहिए, काला पेन, एक आपके पास क्या होगा पेंसिल होनी चाहिए, आपकी एक हथियार क्या होना चाहिए, आपका प्यारा सा स्केल होना चाहिए। ये 3-4 चीज़ें आपके पास कंपलसरी है। प्रवेश पत्र, उसके साथ साथ आधार कार्ड भी कंपलसरी होना चाहिए, ठीक है। मान लेते मैच कराएं तो क्या होगा, अभी पहला दिन रहे, अब जाएँ भगा
लगा दे तो दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, पहले दिन में सब सारी चीज़ें लेकर जाइएगा, आप जान जाएंगे कि रूल रेगुलेशन कैसा, उसी के अनुसार अपना जा सकते, और प्रॉपर ड्रेस वगैरह में ही जाइएगा। ठीक, इतना चीज़ आपके पास होनी ही चाहिए। अब कहेंगे स्केच क्यों लिखना है, अभी हम आपको बताएंगे। पेंसिल क्यों रखना, वही आपको बताएंगे। सर जी डायग्राम हमें तो हिंदी में नहीं बनाना पड़ेगा, तब भी आप क्यों लिख जाएंगे, तभी आपको ओएमआर शीट में ही ट्रिक बताने वाले कैसे आप भरेंगे। मान लेते हैं आपको सिक्योर न रहे कि यही आंसर सही है, तो वो भी आप क्या करेंगे, परफॉर्म करके आएंगे अच्छे तरीके से, हम आपको आइडिया बताएंगे। ठीक, तो ये सारी जानकारी हो गई इसके बारे में। अब हम नेक्स्ट मुद्दे पर चलते हैं। आपके सामने पेपर को पढ़ के एकदम अच्छे तरीके से देखते हैं। आपके सामने ऐसा एक प्यारा सा देखिए कॉपी आएगी। ठीक है, इसको हम थोड़ा सा, ठीक है, थोड़ा सा ऊपर करके दिखा दें आपको सामने। देखिए ऐसे आपके पास क्या रहेगी, टोटल कॉपी होने वाली है। ठीक है, ये किसी स्कूल से कॉपी हम मंगाए हैं। ठीक है, आपको ऐसे एकदम अच्छे तरीके से क्वालिटी की पेपर रहेगी। ठीक है, पेपर रहेगी। आपको क्या करना पड़ेगा, ऐसे आपको स्केल लेना पड़ेगा। ठीक है, स्केल लेना पड़ेगा, ऐसे आपको रखना पड़ेगा कि नहीं यहाँ पर भी खाँच दे, यहाँ पर भी खाँच दे, तू यही खाँच दे, यहाँ खा दे, तुम लिखवा का ये मर दे। ठीक है, ऐसा मत करिएगा। ठीक है, बहुत सारे लड़के रहते खाँच देते हैं, ऐसा नहीं करिएगा। आप क्या करिएगा, चाहे काला पेन से चाहे स्केच से ऐसे आप क्या करिए, खाँच दीजिएगा। अब हेडिंग कैसे डालना आपका भाई सब कुछ एकदम डिटेल में आपको बताने वाला है। ठीक है, ये हो गया। अब इसमें हम क्या कर देते हैं, आप पहले ओएमआर शीट को अच्छे तरीके से देखिए। ऐसे रहता है, ठीक है, बट ओएमआर शीट के साथ आएगा तो ऐसा एक्चुअल में रहेगा नहीं। ठीक है, तो अब ओएमआर शीट के साथ हम इसी को क्या कर देते हैं, सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो देखिए ये आपके सामने पेपर रहा, प्लीज़ इसे आप ध्यान से सुनिएगा। फुल सॉल्यूशन के साथ आपको सारी जानकारी दी जाएगी। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने क्या दे रखा है, ध्यान से सुनिए। लिख रखा है, अवतल दर्पण के सम्मुख ध्रुव तथा फोकस के बीच स्थित वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। सबसे पहले आपको प्रतिबिंब बनाना थोड़ा सा आना चाहिए। कह रखा है एक अवतल दर्पण लेंगे, ध्रुव और फोकस के बीच में वस्तु को रखेंगे। कोनो टेंशन नहीं गुरुदेव, अब ध्यान से सुनिए। यहाँ से आप क्या कर देंगे, ठीक है, ये आपको रफकार अपनी लास्ट वाले पेज पे कर सकते हैं। वहाँ पर ऊपर रफकार लिखिएगा। जैसे मान लेते हैं आपका ये पोर्शन है, तो यहाँ पर ऊपर क्या लिखिएगा, आप ऐसे सबसे टॉप वाले पोर्शन पे लिखिएगा रफकार लिखिएगा। अब यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, कुछ भी गोल सकते हैं। उसके बाद लास्ट में जाने मान लेते हैं, जब कर लिए ना तो इसको क्या कर देंगे, ऐसे आप यानी काट देंगे। ठीक है, क्योंकि रफ वर्क है तो यहीं पर हम रफ वर्क करते हैं। ठीक है, तब कह दिया अवतल दर्पण, तो हम सिंपल सा क्या कर देते हैं, अवतल दर्पण लेना है, उसके सम्मुख एक तुम्हारे पास, पहले देखते हैं। देखिए एक आपको क्या करना पड़ेगा, अवतल दर्पण बनाना पड़ेगा। और आपको बता देते हैं, यदि आप एग्जाम में जा रहे हैं, ठीक है, तो आपको कोई दर्पण वगैरह बनाना है तो हाथ से ऐसे मत बनाइएगा। चाहे कोई आप चुल्ला लीजिएगा, चाहे लंगड़ा प्रकार ले लीजिएगा, चाहे किसी का थोड़ा सा कोई ऑब्जेक्ट चूड़ी वगैरह ले लीजिएगा। ठीक, लेडीज रहती हैं तो अपना चूड़ी उड़ी निकाल के वैसे बनाने, क्योंकि प्रकाश का परिवर्तन एक समतल दर्पण पे है। तुम्हारे पास वो दर्पण होना चाहिए, प्लेन होना चाहिए। अब हाथ से बनाएंगे तो इरेगुलर शेप हो जाएगा, जो सही से नहीं बनेगा। ये आपके पास एक दर्पण हो गया। इसके बाद हमें क्या करना, दर्पण के बीचों बीच मुख्य अक्ष खींचना रहता, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, मुख्य अक्ष हो जाएगा। ठीक है, अब ये कहा क्या है, ध्यान से सुनिए। इसे थोड़ा सा हम अब ट्रिक एक बताते हैं आपको। देखिए यदि मान लेते हैं यहाँ से आपको क्या करना 6 सेंटीमीटर, तो यहाँ आपको क्या कर देना, वक्रता केंद्र लेना, इसके बीचों बीच क्या कर देना, फोकस ले लेना। तो इसको हम क्या मान लेते हैं, फोकस मान लेते हैं, इसे वक्रता केंद्र मान लेते हैं, इसे हम P मान लेते हैं। अभी ये दर्पण नहीं, जब तक हम क्या करेंगे, इस पे पॉलिश नहीं करेंगे। आपके सामने हमने क्या कर दिया, ये पॉलिश कर दिया आराम से। अब क्या कहा क्वेश्चन में, कह रखा वस्तु को कहाँ रखना, ध्रुव और फोकस के बीच में, F और P के बीच में। ये फोकस है, ये ध्रुव है, इसके बीच में वस्तु को मान लेते हैं। हमने क्या कर दिया, यहाँ पर हमने वस्तु को रख दिया। ठीक, अब सुने होंगे, ठीक, और रूल होता है क्या कि कोई भी प्रकाश की किरण, ठीक है, इसमें हम क्या कर देते हैं, नीले पेन का प्रयोग करते हैं। कोई भी प्रकाश की किरण यदि मुख्य अक्ष के समांतर जाती है तो परावर्तन के पश्चात हमेशा क्या कर देती है, फोकस से आती है। क्या होती है, फोकस से आती है। ये हो गया। अब उसके बाद क्या कर देना, इसको फोकस से ही क्या कर देना, वापस कर देना। ठीक है, फोकस से ही क्या कर देना, वापस कर देना। ये देखी जा रही है, फोकस से ही क्या हो रही है, वापस। मतलब देखिए मुख्य अक्ष के समांतर जा रही है, बट परावर्तन के पश्चात क्या हो जाएगी, फोकस से चली जाएगी। एक तो रूल ये हो गया। दूसरा कहाँ से डालेंगे, आप वक्रता केंद्र से डालिए। क्या होगा, आप
तो रूल होता है कि वक्रता केंद्र से जाने वाली रेखा जिस एंगल पे गई है उसी एंगल पे क्या हो जाती है, वक्रता केंद्र पर वापस चली जाती है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, ऐसे लिखना पड़ेगा। देखिए ये हो गया यहाँ से, और इस एंगल से गई, जिस एंगल से गई है उसी एंगल पे क्या हो जाएगी, दोबारा ये वापस आ जाएगी परावर्तन के पश्चात। इसे आप ऐसे बढ़ाते जाएंगे ना, ठीक है, इसको आप ऐसे थोड़ा सा यदि देखिए सीधा करके आप बढ़ाते जाएंगे, ठीक है, बढ़ाते जाएंगे तो देखिए जहाँ मिलेगा उसी को क्या कर देंगे, आप चिपका देंगे। ये थोड़ा सा यहाँ हो गया, अब इसको कहाँ जहाँ मिलेगा वहीं पर क्या कर देना। देखिए ये मान लेते हैं तुम्हारे पास क्या होगा, यहाँ पर कहीं पर मिलने वाला है, तो ये आपके सामने यहाँ पर ये मिल रहा है, ठीक है। अब देखिए इसी का क्या कर देना है, ठीक, बताना है। इधर देखा जाए तो दर्पण के पीछे बनता तो क्या बनता हो, वो प्रतिबिंब देखा जाए तो क्या बनता है, आभासी बनता। क्या बनता, आभासी बनता, ठीक। अब देखा जाए तो आभासी बन गया। अब बताओ सीधा बना कि उल्टा, वस्तु को ऐसे रखा गया सेम टू सेम बना हुआ, तो ये क्या बना भैया, सीधा बना है। क्या बना है, सीधा बना है। अब बताइए छोटा बना कि बड़ा, वस्तु की तुलना में देखा जाए तो बड़ा बना, तो यहाँ पर क्या लिख देंगे, बड़ा। अब ये जिस पे मैच करेगा उसी पे अब क्या कर देंगे, टिक मार देंगे, ठीक है। अब आपके सामने ऑप्शन देखते हैं, ठीक है। देखिए ऑप्शन अब क्या दे रखा है, ठीक, दर्पण के अवतल दर्पण के सामने हमने क्या किया, ध्रुव और फोकस के बीच में वस्तु को रखा, तो वस्तु सीधा बनेगा यानी कम आभासी बनेगा या छोटा बनेगा। दूसरा ऑप्शन पे आ जाते हैं, सीधा बनेगा, आभासी बनेगा या बड़ा बनेगा। सीधा बनेगा, वास्तविक बनेगा, बड़ा बनेगा, या सीधा बनेगा, वास्तविक बनेगा या छोटा बनेगा। अब कौन सा ऑप्शन है, इसको क्या कर देते हैं, अभी देखिए। अब बताइए कौन सा ऑप्शन है। देखिए क्वेश्चन में दोबारा देखिए, ठीक है, क्वेश्चन में आप दोबारा देखिए, आभासी बनेगा, ठीक, आभासी कहीं दिया, आभासी दे रखा, ठीक है, बट इसमें छोटा, तो ये भी रॉन्ग हो जाएगा। आभासी है, सीधा है, बड़ा, मतलब बी वाला ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। अब इसको ओमार शीट पे कैसे भरना है, ठीक है, ओमार शीट पे क्या होगा, ऐसे ओमार शीट लाना, तो पहले का तुम्हारे पास बी वाला ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। तो पहले का आप क्या करेंगे, बी को आप अच्छे तरीके से ऐसे क्या कर देंगे, एकदम अच्छे तरीके से कलर कर देंगे, ठीक है। ये हो गया आपके सामने यहाँ से, ठीक। एक क्वेश्चन हमने क्या कर दिया, कवर कर लिया। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ रुक करते हैं, इसमें क्या लिख रखा। अब थोड़ा सा तेजी से चलते हैं, ठीक है, क्योंकि इतना स्लो चलेंगे तो बड़ी घंटा लग जाएगा भाई, बट आपका सारा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। बोले हैं तो जाहिर सी बात आपका क्लियर होगा, एक कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। कहेंगे सर ट्रिक नहीं बताया, अभी ट्रिक बताएंगे। देखिए दूरदृष्टि या दीर्घ दृष्टि दोष के निवारण के लिए कौन सा लेंस प्रयोग किया जाता है। देखिए पहले दूरदृष्टि दोष समझिए क्या होता है, जिसमें दूर की वस्तु तो दिखती बट निकट की वस्तु नहीं दिखती, उसे हम क्या बोलते हैं, दूरदृष्टि दोष बोलते हैं। अब इसके निवारण के लिए किस लेंस का प्रयोग करते हैं, थोड़ा सा आप समझ लेते हैं। देखिए ये आपके सामने क्या हो गई, आपकी आंख हो गई, ठीक है, ये आपके सामने क्या हो गई, ये आंख हो गई, ठीक है, ये आंख हो गई, ये आपका पास आंख का लेंस हो गया। अब देखिए यदि उन्हें दूरदृष्टि दोष है तो ये आपका रेटिना, रेटिना से पीछे प्रतिबिंब बनेगा, ये सीधा गई, ये सीधा गई, यहाँ से क्या हो गई, यहाँ से, और ये हो गई यहाँ से। ये देखा जाए तो रेटिना के पीछे बनता है। ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है, दूरदृष्टि दोष में प्रतिबिंब कहाँ बनता, तो बोल देंगे ये जो आपके पास क्या होगा, रेटिना, रेटिना के क्या बनता, पीछे बनता है। आपका सारा कॉन्सेप्ट होगा क्लियर। ये देखिए प्रकाश की किरण जा रही। अब बताइए किस लेंस का प्रयोग किया जाए कि इस प्रतिबिंब को बटोर दे, ठीक है, बटोर दे तो मतलब क्या कर देते हैं, इसके लिए आपको प्रयोग करना पड़ेगा उत्तल लेंस का प्रयोग करना पड़ेगा। कैसे, अभी देखिए ये आपका पास क्या हो गया, ये आपका लेंस इतना भयानक लेंस है जी, ठीक है, ये आपके पास हो गया, यहाँ से यहाँ हो गया। यदि आप क्या करेंगे, उत्तल लेंस, ऐसे क्या करेंगे, उत्तल लेंस का प्रयोग करेंगे, ये आपके सामने क्या हो जाएगा, उत्तल लेंस हो जाएगा, ठीक है, उत्तल लेंस हो जाएगा। उत्तल लेंस का यदि प्रयोग करेंगे तो ये क्या करेगा, रेटिना पर आके बना देगा, क्योंकि ये वाला लेंस देखेंगे किसी भी प्रकाश को इकट्ठा कर देता। अब आपको इस वाले लेंस को हम दिखाते हैं कि एक्चुअल में होता कैसा है, ठीक है। हमारे पास सारा लेंस सब कुछ प्रेजेंट है, अभी हम सब कुछ ला के आपको दिखाते हैं अच्छे तरीके से, ठीक है। ठीक, तो हमारे सामने देखिए दो लेंस है, ये देखा जाए तो उत्तल लेंस। अब कैसे पहचानेंगे उत्तल लेंस, ये देखा जाए तो बीच में क्या होता, मोटा होता है। यदि देख रहे हैं ना, तो ये देखिएगा तुम्हारे पास कार्नर पे, मतलब कोने कोने पे, साइड में देखा जाए तो चीप थोड़ा सा पतला है और थोड़ा सा क्या होगा बीच में मोटा। ये वस्तु को बड़ा दिखाई देता, आपको दिख रहा होगा ना, देखिए हमने ये जूम करके दिखा रहा है, एक्चुअल में दिख रहा है आपको, ठीक है। देखिए वो रेटिना कितना छोटा, देखो कितना, उत्तल लेंस देखो कितना छोटा लिखा, इतना छोटा लिखा, इसे जूम करके देखो कितना बड़ा बना दिया। और
उसी के सामने हमारे पास ये अवतल दर यानी अवतल लेंस है। अवतल लेंस निकट दृष्टि दोष में प्रयोग किया जाता है। तो देखिए इसमें अवतल लेंस को कैसे पहचानेंगे, देखिए साइड पे थोड़ा थोड़ा देखा जाए तुलना में मोटा है, दोनों को कंपेयर करिए, ये देखा जाए तो तुम्हारे पास क्या होगा पतला है, और ये देखा जाए तो ये वाला चीज देखा जाए तो मोटा है, और ये बीच में देखा जाए पतला है, तो ये अवतल लेंस होगा। अवतल लेंस वस्तु को छोटा दिखाई देता है, क्या अवतल लेंस कितना छोटा दिखाई दे रहा है। अब ऐसे तुम कंपेयर करो दोनों को बढ़िया से, देखो ये क्या, अब दोनों को भिड़ा दिया जाए तो ये तुम्हारे पास क्या होगा नॉर्मल हो जाएगा। देखिए ये बड़ा दिखाई दे रहा है, ठीक। तो यहां से किस लेंस का प्रयोग करेंगे, उत्तल लेंस का प्रयोग करेंगे। आपके सामने हमने दिखा दिया। और हमारे पास एक हैंड लेंस है, देखिए ये आपके पास क्या होगा हैंड लेंस है, ये थोड़ा सा बड़ा लेंस है, ठीक है। ये देखिए इसको देखो जूम करके कितना बड़ा दिखाई दे रहा है, ठीक है, दिखाई दे रहा है कि नहीं, ये थोड़ा सा बड़ा है। इसको धूप में करोगे ना तो ये क्या करेगा, सारी लाइट को एक जगह एक इकट्ठा कर देगा, जिससे क्या कर देगा कागज को जला देगा। ये किए होंगे आप बचपन में, ठीक है। तो ये आपका दूसरा कॉन्सेप्ट यानी कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, ठीक है। ये आपके पास क्या हो गया उत्तल लेंस। उत्तल लेंस कही है मतलब बी वाला ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ से, ठीक है। तो बी वाला ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। अब कहेंगे मान लेते इसका फुल कॉन्फिडेंस के साथ नहीं कि बी वाला सही है, तो आप पेंसिल से क्या करिए ऐसे इस पे टच कर दिए, देखिए ऐसे टच कर दिया, आपको पता चल रहा है कि हमने बी को टच किया है। तो अब मान लेते फुल्ली कॉन्फिडेंस नहीं, आपने टच कर दिया। अब मान लेते हैं थोड़ी समय के बाद या लास्ट में देखेंगे 5-10 मिनट टीचर बोलते हैं, कहीं जाते हैं तो क्या करेंगे अगल बगल थोड़ा सा पूछ लेंगे भाई दूसरे कौन सा सही है, तो बोलेगा सी सही है, ठीक है। तो आप इसे इरेज कर देंगे, हाँ हमारा भी रूल बन जाएगा। इंडियन है, जुगाड़ है भाई, ठीक। इसको इरेज करेंगे, सी पे क्या कर देंगे सर्कल कर देंगे अच्छे तरीके से। मान लेते हैं हमें क्या होगा कॉन्फिडेंस न रहे तो अब कहेंगे सर जी ऐसे सब में छुआओ चलिए 20, ऐसा नहीं करना है, ठीक है। तो इसका 20 सही, हम फुल कॉन्फिडेंस के साथ सही है, तो इसको क्या कर देंगे हम अच्छे से क्या कर देते हैं इसको सर्कल कर देते हैं, यानी बी वाला इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अब कहेंगे बहुत सारे लोग कि ये थोड़ा बहुत बाहर निकल जाएगा सर, इसको क्या करेंगे, थोड़ा बहुत रहेगा तो ज़्यादा टेंशन नहीं है कि नहीं अब दोनों को यहाँ बाहर ऐसा कर देंगे, ऐसा नहीं करना है, ठीक है। तो यानी सेकंड का क्या हो जाएगा बी वाला ऑप्शन इधर करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया। अब तीसरे नंबर पे क्वेश्चन पे आते हैं, इसमें ध्यान से सुनिए क्या लिख रखा, तीसरा नंबर क्वेश्चन, ठीक है। अब इसी पे हम क्या कर देते हैं टिक मार देते हैं, ठीक है। वही लास्ट में हम क्या करेंगे उसमें भर के आपको दिखा देंगे, क्योंकि ऐसे करेंगे देखो 21 मिनट में 2 क्वेश्चन हुआ तो बड़ा टाइम लग जाएगा, ठीक है। अब इसी पे टिक मार देंगे, उसको भर के हम आपको ओएमआर सीट भी बता देंगे, ठीक है। ओएमआर सीट अब कहेंगे हमारे पास नहीं होगा, आपकी बुक होगी, बुक के पीछे होगा 10 फोटो कॉपी कर ले 10 रुपया लगेगा, ठीक है। उसी को ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे तो ज़्यादा आप क्या करेंगे कर पाएंगे, क्योंकि देखिए पढ़ाई ऐसी चीज़ है जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा आप कर पाएंगे। अब कोई कहे मैथ है तो 10 आप वीडियो देख के जाएंगे तो आप अच्छे से एग्जाम में नहीं कर पाएंगे, जब तक अपने सॉल्व नहीं करेंगे तब तक, ठीक है। यहाँ से नेक्स्ट में तीसरा नंबर क्वेश्चन दे रखा, कह रखा एक उत्तल लेंस से 0.2 मीटर रखी वस्तु के आभासी प्रतिबिंब का आवर्धन तुम्हारे पास कितना दे रखा है 0.5 है, ठीक है 5 है, यह लेंस होगा। तो देखिए 2 चीज दे रखा, हमें क्या चीज दे रखा 2 चीज दे रखा, कह रखा 0.2 मीटर पर रखी कोई वस्तु यानी यू की वैल्यू दिया है, आवर्धन क्षमता यम की वैल्यू दिया है, उसके बाद पूछा वो कौन सा लेंस होगा, उसको हम निकाल के आपके सामने बताते हैं कैसे आपको बताना है। 2 चीज दिया है, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या कर देते हैं ऐसे कर देते हैं, इसी के बगल में हम सॉल्व करके आपको दिखा देते हैं, प्लीज ध्यान से सुनिएगा। U बराबर देखा जाए तो देखिए प्रतिबिंब कैसा बन रहा है आभासी, ठीक है। आभासी है तो आभासी के लिए क्या प्रयोग किया जाता है निगेटिव, मतलब U बराबर देखा जाए तो तुम्हारे पास क्या हो जाएगा जी यानी कितना दे रखा 0.2 मीटर दे रखा, ठीक है। तो यहाँ पर माइनस लगा देंगे। आवर्धन क्षमता यम बराबर देखा जाए तो 0 कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। ये अब कहेंगे इसकी यूनिट, आवर्धन क्षमता की यूनिट होती नहीं है बेटा, ठीक है। ये हो गया यहाँ से। अब देखिए ध्यान से सुनिए, आप पढ़े होंगे, ठीक है। यम बराबर तुम्हारे पास लेंस के लिए V बटे में तुम्हारे पास क्या होता है U होता। यम की वैल्यू तुम्हारे पास कितना दे रखा है, यम की वैल्यू 0.5 दे रखा, तो कितना लिख देंगे 0.5 V बटे में तुम्हारे पास क्या हो जाएगा U। अब V की वैल्यू यदि निकालेंगे तो इस पर गुणा कर देंगे इधर, तो यानी V बराबर देखा जाए तो तुम्हारे पास क्या हो जाएगा 0.5 U हो जाएगा। अभी इसको ऐसे ही रहने देते हैं, अभी कहाँ प्रयोग करेंगे आपको बताएंगे। ये V की वैल्यू पता चल गई। अब हमें लेंस का फार्मूला पता है कि 1/f बराबर 1/v माइनस में क्या हो जाएगा 1/u, ये हमें पता है। ये हमारे पास क्या होगा लेंस का फार्मूला। आप कहेंगे कैसे पहचानेंगे, लेंस में यहाँ माइनस लग जाता, दर्पण में यहाँ प्लस लग जाता, बस इतना याद रखना पड़ेगा आपको,
ठीक है। तो 1/f, एफ की वैल्यू हमें नहीं पता, ठीक है। बराबर में क्या कर देते हैं 1/v, वी की बताओ वी की जगह इतना लिख सकते हैं कि नहीं 0.5 क्या कर सकते हैं आप u लिख सकते हैं, इतना तो लिख ही सकते हैं। और माइनस है तो 1/v आप क्या कर सकते हैं v की जगह क्या, सॉरी u है जी, u की जगह अभी ऐसे रहने देते हैं, ठीक है, u ही रख देते हैं, ठीक है। यहाँ पर क्या कर देते हैं u, क्योंकि अभी यहाँ पर वैल्यू रखेंगे तो गड़बड़ा जाएगा, अभी ऐसे ही रहने देते हैं सेम टू सेम। अब एक चीज और किया जाए जिससे आपका कॉन्सेप्ट ज़्यादा से ज़्यादा और भी क्लियर हो सके, ठीक है। इसको यदि देखा जाए तो पॉइंट हटाने के लिए ऊपर नीचे 10 से तो गुणा करा सकते हैं, कोई टेंशन है। 1/f बराबर देखा जाए तो 1/, में 0.5 u हो जाएगा, ऊपर से हम 10 से गुणा करा देते हैं और नीचे भी 10 से गुणा करा देते हैं, माइनस में तुम्हारे पास क्या हो जाएगा 1/u हो जाएगा यहाँ से। अब गुणा करा दिए, क्यों, क्योंकि हमने पॉइंट को हटाना है, देखिए पॉइंट को हटाना है। 1/f बराबर तुम्हारे पास क्या हो जाएगा 10/, में तुम्हारे पास 5u हो जाएगा यहाँ से, और माइनस में 1/, तुम्हारे पास क्या हो जाएगा u हो जाएगा यहाँ से। अब क्या लिखेंगे 1/f बराबर इन दोनों का एलसीएम देखा जाए तो तुम्हारे पास कितना आ जाएगा 5u आ जाएगा यहाँ से, ठीक है। 5u आ जाएगा यहाँ से, काट सकते हैं जी, 5u आ जाएगा, ठीक है। तो 5 दूनी 10 हो जाएगा, भन्न से आ गया जी, तो ये तो हमारा कट जाएगा, 5 दूनी 10 हो जाएगा, u लिख देते हैं, इन दोनों का एलसीएम u हो जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा 2 और माइनस में तुम्हारे पास 1 हो जाएगा, इतना आ गया। तो 1/f बराबर देखा जाए तो कितना हो जाएगा, 2 में से 1 जाएगा तो 1/, तुम्हारे पास क्या हो जाएगा u हो जाएगा। उल्टा करेंगे तो f बराबर हमारे पास कितना आ जाएगा u आ जाएगा। तो u की वैल्यू तुम्हारे पास कितना है 2 है, तो f बराबर तुम्हारे पास क्या होगा 0 पॉइंट माइनस के साथ, क्योंकि u की वैल्यू तुम्हारे पास माइनस है, 0.2 मीटर हो जाएगा यहाँ से, ठीक है। 0.2 तुम्हारे पास क्या हो जाएगा माइनस के साथ आ जाएगा आंसर। अब देखिए f की वैल्यू यदि तुम्हारे पास ऋणात्मक चिन्ह, तो ऋणात्मक चिन्ह क्या बताता है आपको बता देते हैं, ठीक है। ऋणात्मक चिन्ह ये बताता है यदि फोकस तुम्हारे पास ऋणात्मक हो तो अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं, किसका, अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है, ठीक है, अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। अब ऑप्शन में क्या दे रखा 0.2 अवतल लेंस, आप ढूंढिए कहाँ पर है। 0 पहला दे रखा 1 मीटर फोकस दूरी का अवतल लेंस, रॉन्ग है। 0.2 फोकस दूरी वाला तुम्हारे पास अवतल लेंस, तुम्हारे पास क्या करेंगे बी पे क्या कर देंगे आप टिक मार देंगे यहाँ से, ये आपके सामने ये हो गया यहाँ से। अब आते हैं, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा, अब यहाँ से समझते हैं। कर दिया चौथा नंबर क्वेश्चन। चौथा नंबर क्या दे रखा, जब श्वेत प्रकाश, ठीक है, प्रकाश कांच के प्रिज्म से गुजरती है तो प्रिज्म के आधार पर, ठीक है, आधार की ओर क्या कर देते हैं, अधिकतर झुकी प्रकाश की किरण का रंग होता है नीला, लाल, हरा या बैगनी। आपके सामने यहाँ पर आप इसको डायग्राम बनाइए। आप ये आपके सामने क्या हो गया प्रिज्म हो गया, ठीक है। प्रिज्म लाग दिखा दें, ठीक है, नहीं आप समझ जाएंगे, ठीक है। देखिए यहाँ पर क्या करी जाती है, सभी कोई प्रकाश की किरण डाली जाती है तो 7 कलरों में बट जाती है, आप पढ़े होंगे, ठीक है। तो सबसे पहले देखा जाए तो रेड निकलता है, आप 7 निकाल देते हैं तब आपको बता देते हैं, ठीक है। 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, यहाँ से 6 हो गया, ये क्या हो गया 7 हो गया। तो इससे क्या करते हैं विबग्योर लिखा जाता है, ठीक है, विबग्योर हो जाता है। ये ऊपर सबसे तुम्हारे पास लाल कलर का होता है, नीचे सबसे तुम्हारे पास क्या होता है बैगनी होता है, ठीक है। ये क्या होता है लाल और बैगनी। अब क्वेश्चन में क्या रखा है, आधार की ओर अधिक झुक जाता है, ये तुम्हारे पास क्या हो गया आधार हो गया। तो ये तुम्हारे पास क्या हो गया आधार की ओर कौन सा कलर झुक रहा है, बैगनी कलर झुक रहा है। तो बैगनी पे आप क्या कर देंगे टिक मार देंगे, यानी बी डी वाला ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अब घुमा के क्वेश्चन पूछेगा कि यानी आधार से सबसे दूर कौन होता, तो क्या हो जाएगा लाल कलर होगा। आपको सेट दिखा देते हैं तीसरा में, ठीक है। तीसरा में एज इट इज सेम टू सेम यही क्वेश्चन पूछा था कहाँ चला गया, सेट नंबर 3 इधर आ जाते हैं, ठीक है। सेट नंबर 2 या 3 में क्वेश्चन पूछा था यही सेम टू सेम। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन पूछा है आकाश की, तो दूसरा क्वेश्चन है जी, ठीक है। इसमें अभी एक क्वेश्चन पूछा था, पता नहीं कहाँ चला गया, पहले सेट में या दूसरे सेट में था, रुक जाओ 1 मिनट देख लेते हैं, पहले सेट में था कि दूसरे सेट में। ये पहले सेट में था, ये देखो 824 आईजे में है, ठीक है। यहाँ पर पहला सेट में था। देखिए जब श्वेत प्रकाश की प्रिज्म, ठीक है, श्वेत प्रकाश एक प्रिज्म पे गुजरता तो निर्गत प्रकाश के प्रिज्म के आधार से दूरस्थ, आधार से दूर कौन सा रंग होता, तो क्या मारेंगे लाल रंग मारेंगे। तो इसी तरह से आपके क्या करेगा प्रिज्म से क्वेश्चन पूछेगा। तो आप किस पे टिक मारे हैं, ठीक है, बैगनी पे टिक मार दिए हैं, ठीक है। तो ये हो गया। अब हम आप क्या चलते हैं 5th नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं यहाँ से, ठीक है। 5th नंबर क्वेश्चन क्या दे रखा है, यहाँ से देखिए क्या पूछा हुआ है, ठीक है, रुक जाइए 1 मिनट, ठीक है। तो 5th नंबर हमसे क्वेश्चन पूछा है आर यानी R1
वह R2 प्रतिरोधों को दो तार समांतर क्रम में जोड़े जाते हैं तो तुल्य प्रतिरोध होगा। मतलब दो तार है तुम्हारे पे, एक प्रतिरोध R1 दूसरे का R2 समांतर क्रम में जोड़ दिया गया। चलो कोई टेंशन नहीं, अभी ये रफ वर्क ही कर रहे हैं, ठीक है। 5वां नंबर का R1 और कामा क्या दे रखा, R2 दे रखा, समांतर क्रम में जोड़ा जाएगा तो R बराबर शून्य होंगे। R1 प्लस में तुम्हारे पास क्या होता है, 1 बटे में तुम्हारे पास क्या होता है, R2 होता है। ये आपके सामने फार्मूला होता है। अब इसी पे वैल्यू रखेंगे, गुणा भाग करेंगे। 1 बटे R बराबर देखा जाए तो 1 बटे की जगह क्या लिखेंगे, R1 लिखेंगे, R1 की जगह R1 लिखेंगे, प्लस में 1 बटे में क्या लिखेंगे, R2 लिखेंगे। इतना तो लिख ही सकते हैं। अब इधर उधर करके आप क्या कराइए, पहले गुणा भाग कराइए। इतना तो करा ही सकते हैं भाई, ठीक है। इतना आप गुणा भाग करा सकते हैं, ठीक है। कैसे गुणा भाग कराना है देखिए, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, इसका गुणा यहाँ, इसका गुणा यहाँ, तो 1 बटे R बराबर देखा जाए तो इसका गुणा यहाँ पर करेंगे तो तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, R2 प्लस में तुम्हारे पास R1 बटे में देखा जाए तो R1 गुणे में तुम्हारे पास क्या हो गया, R2 हो गया। इतना तो लिख ही सकते हैं। अब देखा जाए तो इसमें आप कुछ नहीं कर सकते। अब R की वैल्यू पूछा, इसको उल्टा करेंगे तो ये भी उल्टा हो जाएगा। तो R बराबर देखा जाए तो आप क्या लिख सकते हैं, ठीक है, R1 और गुणे में तुम्हारे पास क्या लिख सकते हैं, R2 बटे में इसको इधर उधर कर सकते हैं। R1 को पहले लिख देते हैं R2 के यहाँ, क्योंकि प्लस में आप लिख सकते हैं। R1 प्लस में क्या हो जाएगा, R2। ये कहीं भी ऑप्शन रहेगा तो उस पर क्या कर देंगे, आप टिक मार देंगे। भाई आवा हो कहाँ बाटा कौन बा ऐसा ऑप्शन, ठीक है। तो देखिए आपके सामने ऑप्शन दिख रहा है कि नहीं। पहला ऑप्शन दे रखा R1 प्लस में R2, ये रॉन्ग हो जाएगा। R1 गुणे में R2, ये भी रॉन्ग हो जाएगा। R1 गुणे में R2 बटन में R1 प्लस में R2 हो जाएगा। मतलब सी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। अब यही तुम्हारे पास न्यूमेरिकल था। अब न्यूमेरिकल हटेगा तो ये सब 5 या 10 मिनट में आपका भन्न से हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए ध्यान से क्या दे रखा। अब न्यूमेरिकल नहीं, हम थोड़ा सा इसे जूम कर देते हैं, ठीक है, जिससे आपको थोड़ा सा दिखे। लिखा है बिजली के बल्ब का फिलामेंट तंतु बना होता, मतलब जो बिजली का बल्ब होता है ऐसे ना 10 रुपया वाला, तो ऐसे जो फिलामेंट बना होता किसका बना होता, वो टंगस्टन का बना था। पहला ऑप्शन नाइक्रोम। नाइक्रोम देखा जाए तो प्रेस में नाइक्रोम का प्रयोग किया जाता, लोहे का प्रयोग नहीं किया जाता। टंगस्टन का प्रयोग बल्ब में किया जाता, कंडक्शन, यानी लिखा कंस्ट्रक्टेंट लिखा। तो यहां पर क्या कर देंगे, टंगस्टन पे क्या कर देंगे, आपको टिक मार देंगे यहां से। फिर क्या दे रखा है, 7वां नंबर, विद्युत सेल में रूपांतरण होता, मतलब जो आपके सामने ऐसा मोटा सा सेल नहीं होता है, ठीक है। तो सेल के अंदर देखा जाए तो केमिकल है, ठीक है। केमिकल के अंदर क्या होगा, तुम्हारे पास केमिकल क्या कर देता है, रासायनिक ऊर्जा है, ठीक है। रासायनिक ऊर्जा जो बल्ब में जोड़ा जाता है तो विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट होता। तो सेल क्या कर देता है, विद्युत ऊर्जा को, रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। ये सेल का काम है। तो इसमें लिखा रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, दूसरा वैद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में, यांत्रिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में, वैद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में। तो वैद्युत जो सेल होता था रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करता है, यानी ए वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा आपके सामने, इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। और क्या दे रखा आप ध्यान से सुनिए। 8 नंबर क्वेश्चन क्या पूछा, ये थोड़ा जल्दी होगा। रासायनिक अभिक्रिया दे रखा है या फिर Cl3 प्लस में वाटर दे रखा, Y क्या रख दिया जाए कि FeCl2 बन जाएगा, H2SO4 बन जाएगा, 2HCl बन जाएगा, Y क्या रखा जाए। तो पहले दे रखा है सल्फर, दूसरा दे रखा है हाइड्रोजन सल्फाइड दे रखा है, दूसरा तुम्हारे पास सल्फर डाइऑक्साइड और क्लोरीन दे रखा है। इसमें देखा जाए तो आपको क्या फिलअप करना है, ये देखा जाए तो यहाँ पर यानी H2S लिखना है। तुम्हारे पास बी वाला ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक। अब 9वां नंबर पे क्वेश्चन पे आते हैं। 9वां नंबर क्या पूछा, निम्नलिखित में से कौन सा अम्लीय लवण है, मतलब इसमें से जो दिया गया कौन सा अम्लीय लवण है, इसके बारे में बताना पड़ेगा। अम्लीय लवण के बारे में आपको थोड़ा सा बता देते हैं। अम्लीय लवण किसे कहते हैं, अम्ल किसे कहते हैं, जब किसी भी विलयन में, ठीक है, जब किसी विलयन में हाइड्रोजन की मात्रा, किसी विलयन को यदि पानी में डिजॉल्व किया तो हाइड्रोजन यदि आयन निकलता तो समझ लो अम्लीय नेचर का है। OH यदि निकलता तो समझ लो तुम्हारे पास क्या होगा, क्षारीय प्रकृति, क्या हो गया, क्षारीय प्रकृति का होता है। ये अम्ल क्षार का, तुम्हारे पास क्षारीय पे निगेटिव कर दो, ठीक। तो अम्ल हाइड्रोजन कहीं भी रहे तो समझ लो अम्लीय प्रकृति का होगा। अब ऑप्शन में देखते हैं, तुम्हारे पास लिखा NaCl देखा जाए तो सोडियम क्लोराइड, ये तुम्हारे पास लवण है, ठीक है, यानी साल्ट है जो नॉर्मल खाते हैं, तो रॉन्ग हो जाएगा। अम्लीय लवण पूछा, लिखा है तुम्हारे पास सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट दे रखा है। इसमें देखिए हाइड्रोजन की मात्रा है, अभी ऐसे रहने देते हैं। ये तुम्हारे पास सोडियम सल्फेट दे रखा है, इसमें हाइड्रोजन की मात्रा नहीं है। यहाँ पर पोटेशियम साइनाइड दे रखा था, मतलब ये भी गलत, ये भी गलत, ये भी गलत, मतलब क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन की मात्रा देखा जाए तो इसमें है, तो तुम्हारे पास अम्लीय लवण बन के तैयार हो जाएगा,
ठीक है। अब नेक्स्ट में तुम्हारे पास आते हैं, मैट में प्रमुख होता है। मैट में क्या होता है, किसी भी धातु के सल्फाइड को मैट बोलते हैं। जैसे एग्जांपल में तुम्हारे पास कॉपर सल्फाइड हो गया, आयरन सल्फाइड हो गया, इसके एग्जांपल हैं, ठीक है। तो लिख रखा आयरन या Fe, या दूसरा Cu, ठीक है, Cu2S दे रखा का, यहाँ पर Cus दे रखा है, ठीक है, और दे रखा या Fes। तो तुम्हारे पास ये वाला बैलेंसी भी कंप्लीट करनी पड़ेगी। तो डी वाला ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ से, ठीक है। 11 नंबर क्वेश्चन हमसे क्या पूछा, ध्यान से सुनिए। लिख रखा निम्नलिखित रासायनिक समीकरण को पूरा कीजिए। मतलब ये जो रासायनिक अभिक्रिया दिया गया इसे पूरा करना है, ठीक है, तब बताना है। यहाँ पर क्या फिलअप कर दिया जाए जो काम हो जाए, ये तो सबसे ईजी चीज़ है। इसमें लिख रहा पहले मेथिल एल्कोहल एसिटिक एसिड, जिसे CH3COOH के सिरका के नाम से जाना जाता है, एथिल एल्कोहल। और ये तुम्हारे पास क्या दे रखा, CH3CH2COOH दे रखा। तो यहाँ पर हम क्या कर दें, यदि इसको फिलअप कर दें तो ये रिएक्शन क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। तो बी वाला यहाँ पर क्या फिलअप करेंगे, CH3COOH हो जाएगा। मतलब बी वाला ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाने वाला है। यानी 11 नंबर का क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट में तुमसे 12 नंबर क्वेश्चन पूछा, उभयधर्मी ऑक्साइड किसे कहते हैं, जिसे इंग्लिश में देखा जाए तो क्या बोलते हैं, एम्फोटेरिक ऑक्साइड बोलते हैं। उभयधर्मी ऑक्साइड किसे कहते हैं, जब कोई धातु का ऑक्साइड अम्ल के साथ अपक्रिया करके तथा क्षार के साथ अपक्रिया करके लवण तथा जल बनाता है, ठीक है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, उभयधर्मी ऑक्साइड। वो भी तुम्हें नहीं याद रहता, बोल लेंगे ऐसे ऑक्साइड, ठीक है। जैसे मानते तुमसे पूछ देगा उभयधर्मी पे तुम्हारे पास क्या परिभाषा लिखिए, उदाहरण बताइए। तो उभयधर्मी ऐसे ऑक्साइड होते जो अम्ल व क्षार दोनों से अभिक्रिया कर लेते। तुम्हें नहीं पता क्या बनता, जाने दो। बोल ऐसे रसायन, ऐसे तुम्हारे पास धातु ऑक्साइड, ऐसे धातु ऑक्साइड जो अम्ल व क्षार दोनों से अभिक्रिया कर लेते हैं, उसे हम धातु ऑक्साइड बोलते हैं। एग्जाम्पल में एल्युमिनियम ऑक्साइड कहीं दिया हुआ है, ये तुम्हारे पास सोडियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड, ये स्टेबल होता है। ये तुम्हारे पास एल्युमिनियम ऑक्साइड, तुम्हारे पास Al2O3 क्या हो जाएगा, इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाने वाला है यहाँ से। नेक्स्ट में लिखा है प्रोपेन का तुम्हारे पास रासायनिक सूत्र होता प्रोपेन। अब इसके लिए थोड़ा सा आपको प्रोपेन एन वगैरह के बारे में जानना पड़ेगा, ठीक है। आपके बारे में हम यहाँ पर आपको बताते हैं। देखिए हमारे सिलेबस में देखा जाए तो तुम्हारे पास क्या होगा, टोटल देखा जाए तो एक सुने होंगे एल्केन होता है। एल्केन में सब में सिंगल बॉन्ड होता कार्बन कार्बन के बीच। इसका फार्मूला देखा जाए तो क्या होता, CnH2n प्लस में तुम्हारे पास 2 होता। एक देखा जाए तो क्या होता है, एल्कीन होता है। एल्कीन कहीं भी रहे, आप कहेंगे सर इंग्लिश में लिखें, इंग्लिश सबसे सूटेबल है जिससे आप समझ सकते हैं। ENE रहेगा तो समझ लो सिंगल बॉन्ड, ENE रहेगा तो समझ लो तुम्हारे पास कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड। यदि तुम्हारे पास क्या रहेगा, एल्काइन रहेगा, YNE रहेगा तो समझ लो कार्बन कार्बन के बीच में कितना बॉन्ड है, 3 बॉन्ड है, ठीक है। इसका जो फार्मूला देखा जाए तो CnH2n होता है। इसका फार्मूला देखा जाए तो CnH2n और माइनस में क्या होता है, 2 होता है। ये तीनों का फार्मूला, जिस फार्मूले पे बैठेगा उसी पे आप क्या कर देंगे, टिक मार देंगे, ठीक है। यहाँ से अब थोड़ा सा इसे करके देखते हैं, आपको कंपेयर करके दिखाते हैं, ठीक है। जब तक आपके माइंड में बैठेगा कॉन्सेप्ट नहीं, तब तक मज़ा नहीं आने वाला है, ठीक। आपको दिख रहा होगा लिखा प्रोपेन, प्रोपेन मतलब इन का है, तो इन का रासायनिक सूत्र ये देखा जाए तो तुम्हारे पास, ये तुम्हारे पास मेथ है, ठीक है। तो ये तुम्हारे पास मेथेन है, ये तो बैठ नहीं रहा। प्रोपेन पूछा, प्रोपेन मतलब 3 कार्बन, मानना सही, तो इतना ईजी है जी। 3 कार्बन तुम्हारे पास क्या होगा, क्योंकि मेथ एथ प्रोप, उंगली से गिनो, देखिए मेथ एथ प्रोप, प्रोप मतलब 3 कार्बन, 3 कार्बन ये हो गया, ये 4 कार्बन हो गया, ये ब्यूटेन हो जाएगा, ये एथेन हो जाएगा। तो इसे हमें देखना नहीं, इसे देखना नहीं, इसे देखना, तो भानना से ये तो आंसर आ जाएगा जी, इतना इजी, ठीक है। इसी में घुमाना चाहिए था इसको, पता नहीं क्या कर देते हैं। देखिए पहले फार्मूले पे बैठ रहा, क्यों, यहाँ पर एन रखा जाएगा तो 3 दूना 6, 6 2 8 हो जाएगा। मतलब बी वाला ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया यहाँ से। नेक्स्ट में क्वेश्चन पूछा, हाइड्रा में प्रजनन होता है। हाइड्रा में प्रजनन देखा जाए तो क्या होगा, मुकुलन के द्वारा होता है। हाइड्रा एक जलीय जंतु होता है। रिप्रोडक्टिव सिस्टम में आप पढ़े होंगे, चाहे तुम्हारे पास जीवों में जनन में पढ़े होंगे, जीवों में जनन तथा पौधों में जनन। तो यानी मुकुलन द्वारा, विखंडन द्वारा, खंडन द्वारा या कायिकी प्रवर्धन द्वारा। तो क्या लिख देंगे, मुकुलन द्वारा, यहाँ से आती है। अब देखिए 15 नंबर क्वेश्चन क्या पूछा है, पाइरुवेट के विखंडन की प्रक्रिया संपन्न होती है कोशिका द्रव्य में, माइटोकांड्रिया में, हरित लवक में, केंद्रक में। अब देखिए
कहेंगे सर आप बेसिक चीज़ें कितना धीरे धीरे क्यों चल रहे हैं, आप बेसिक चीज़ें नहीं रहेगा तो ये कोई भी बच्चा नहीं कर पाएगा, क्योंकि ये देखा जाए ना तो थोड़ा सा लेवल ऊपर कर दिया। क्यों? क्योंकि देखिए एक ग्लूकोज टूटता है ग्लाइकोलाइसिस की मदद से, क्या हो गया, ग्लाइकोलाइसिस की मदद से टूटता है, ग्लाइकोलाइसिस की मदद से। ग्लाइकोलाइसिस 10 स्टेप में होता है, तो आपके जब सामने जा क्या होगा, पाइरुवेट, एक पाइरुवेट प्राप्त होता है। ये जो प्रक्रिया होती है ना, इतना प्रक्रिया किसके अंतर्गत होती है, कोशिका द्रव्य यानी साइटोप्लाज्म के अंदर होती। ये पाइरुवेट एसिड क्या कर देता है, हमारे माइटोकांड्रिया यानी कोशिका के माइटोकांड्रिया में इंटर करता है, जिसमें क्या होती है, क्रेब साइकिल चलती है। क्या हो गई, क्रेब साइकिल चलती है, ईटीएस इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम चलता है। तो ये 2 स्टेप होता, तब एक ग्लूकोज से जाके हमारे पास क्या हो जाएगा, 38 एटीपी निकल पाती। कितना, 38 एटीपी निकल पाती है। तो यहाँ पर तुम्हारे पास यानी कि इसमें ये जो प्रक्रिया होती कहाँ पर होती है, ठीक है, ये तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, माइटोकांड्रिया के अंदर होती है। क्या होती है, माइटोकांड्रिया के अंदर होती है। तो कहीं ऑप्शन में दिया है कोशिका द्रव्य में, माइटोकांड्रिया में, तो किस पे टिक मार देंगे, माइटोकांड्रिया इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ से। 16 नंबर क्वेश्चन क्या पूछ दिया है, मनुष्य में ब्रिक किस तंत्र से संबंधित है। ब्रिक मतलब किडनी, किडनी बताओ क्या कर देता, उत्सर्जन यानी फिल्ट्रेशन का काम करता है हमारे शरीर के अंदर। ठीक है, तो यहाँ पर तुम्हारे पास लिखा पोषण, श्वसन, उत्सर्जन या परिवहन। पोषण देखा जाए तो डाइजेस्टिव सिस्टम में, जिसमें अल्मेट्रिक किनाल, पेट होता, हाथ होती है, छोटी आंत, बड़ी आंत, ये सारी चीजें होती हैं। ठीक है, श्वसन में सांस वाला है। उत्सर्जन मतलब कोई भी चीज खराब पदार्थ को हमारे शरीर से बाहर निकालने की प्रक्रिया को उत्सर्जन बोलते हैं, जो किडनी का काम करता, किडनी ये हो गया यहाँ से। ठीक है, परिवहन तो सर्कुलेटरी सिस्टम होता है जिसमें ब्लड बहता है। ठीक है, अब नेक्स्ट पे आते हैं, मादा जनन तंत्र में किस भाग में लूप स्थापित किया जाता है। अब लूप क्या होता है, ठीक है, लूप देखा जाए तो कहाँ पर, लूप एक देखा जाए तो तुम्हारे पास गर्भाशय को रोकने के लिए, गर्भधारण को रोकने के लिए क्या कर देती है, एक प्रक्रिया होती है। जो फीमेल होती है उसके यूट्रस के अंदर, मतलब उनके बच्चेदानी के अंदर लूप लाइक स्ट्रक्चर होता है, उसे इम्प्लांट कर दिया जाता है। तो यूट्रस के अंदर होता है, कहाँ होता है, यूट्रस के अंदर, यानी देखा जाए तो गर्भाशय के अंदर होता है। अब कहेंगे कैसे, यदि आप थोड़ा सा डायग्राम देखेंगे, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ये आपका पास हो गया, ये देखा जाए तो अंडाशय हो गया। ठीक है, ये अंडाशय, यहीं पर अंडाशय बनेगा। ये तुम्हारे पास क्या होगा, ये वाला पोर्शन बच्चेदानी हो गई। इसी बच्चेदानी में ऐसे डाल के कॉपर टी ऐसे इम्प्लांट कर दिया जाता है, जैसे कॉपर टी हो गया, IUD होगा, इंट्रा यूट्राइन डिवाइस होती है, इसी यूनि के अंदर, यूनि के थ्रू क्या कर देते तो उनके बच्चेदानी में डाल दिया जाता है और यहाँ से ऐसे खींच दिया जाता है और यहाँ से कट कर दिया जाता है, क्योंकि यहाँ से स्पर्म जाएगा, इधर जा ही नहीं पाएगा, एक से फर्टिलाइज नहीं हो पाएगा, तो तुम्हारे पास गर्भधारण नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो ये गर्भाशय में डालें, यानी कि यहाँ पर ये गर्भाशय है, ये तुम्हारे पास अंडा है, ये फ्लोपियन ट्यूब है, जिसे हम क्या बोलते हैं, अंडवाहिनी बोलते हैं। योनि मतलब जो सबसे बाहरी स्थान होता है फीमेल का, उसे योनि बोला जाता है। तो गर्भाशय पे क्या करने के आप टिक मार देंगे अच्छे तरीके से। ठीक है, इसी को अंड बोला जाता है। ठीक है, अंडाशय ये अंडवाहिनी हो जाएगी, अंडाशय इसको बोला जाता है, अंडवाहिनी हो जाएगी, योनि सबसे बाहर हो जाएगी, इस वाले पोर्शन को बच्चेदानी, जो नॉर्मल भाषा में बोलते हैं, जिसमें बेबी 9 मंथ तक ग्रो करता, उसको बोला जाता है। तो यहाँ से आप क्या कर देंगे, इसको फिलअप कर देंगे इजीली। ठीक है, ये हो गया। नेक्स्ट पे आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट में लिखा, निम्नलिखित में से कौन सा अंग, ठीक है, पौधों में जनन, नर जननांग के लिखा प्रतिनिधित्व करता है। पहला जननांग, नर जनन कहा, नर जनन देखा जाए तो पुंकेसर होता, क्या होता, पुंकेसर होता। तो लिखा जननांग हो गया, पुंकेसर होगा, वर्तिकांग हो गया, अंडाशय होगा। नर जनन के लिए कौन सा पौधे का, तो किस पे मारेंगे, पुंकेसर पे, मतलब 19 नंबर का क्या हो जाएगा, बी वाला ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। लास्ट और फाइनल पे पहुंच चुके हैं। ठीक है, अब इसे तो भाई आपको क्या करना पड़ेगा, ये जनरल चीज है, इसे तो आपको क्या करना पड़ेगा, कमेंट बॉक्स में लिख के दिखाना पड़ेगा। देखिए कितने भाई आपको दिखाते हैं, इसमें हम एक्सप्लेन कर देते हैं। लिखा, निम्नलिखित में से कौन सा या से पर्यावरण मित्र व्यवहार कहलाता है या कहलाते हैं, मतलब पर्यावरण को बचाने के लिए हमें क्या क्या करना चाहिए। बाजार जाते समय, ठीक है, समय खरीदे गए सामान को रखने के लिए कपड़े का थैला ले जाएं। ये एक्चुअल में होना चाहिए, घर से आपको थैला लेनी चाहिए, बट कौन ले जाता है। ठीक है, मतलब मोबाइल ले जा सकते हैं बट झोला नहीं ले जा सकते हैं। ठीक है, बेइज्जती महसूस होगी, झोला ले जाता देहाती लेखन। ठीक है, ये हो गया। अब तुम्हारे पास क्या हो गया, अनावश्यक खर्चा, यानी लिखा ऊर्जा खर्च
बचाने के लिए लाइटों तथा पंखों को स्विच ऑफ कर देना चाहिए, बंद कर देना चाहिए। मतलब कमरे से जब निकले तो स्विच को ऑफ कर दिया जाए, एसी को बंद कर दिया जाए, पंखा को बंद कर देना चाहिए जिससे ऊर्जा बच सके। वाहन के बजाय विद्यालय पैदल जाना चाहिए, ये एक्चुअल में होना चाहिए। अभी देखो छोटा सा बच्चा है, अब तुम सोचो ये रियलिटी, हम एक कॉलोनी टीचर कॉलोनी में रहते हैं, ठीक है। अब तुम सोचो यहीं से मतलब ये यहाँ पर है, ठीक है, यहाँ से 100 मीटर एक तुम्हारे पास हाईवे तो तुम्हारे पास जनबा करते तो खतरनाक है। इसके जस्ट बगल एक बहुत बड़ी स्कूल है ICSC पैटर्न का। अब तुम सोचो यहाँ से 200 मीटर जाने के लिए लोग क्या कर देते हैं, बाइक, ठीक है, वैन कर देते हैं, आता वैन उठा के ले जाता है, शाम को पहुँचा देता है, ठीक है। तो हमें पैदल प्रॉपर जाना चाहिए, गाड़ी से नहीं जाना चाहिए। पैदल जाएंगे तो हमारी हेल्थ थोड़ी सी डेवलप इंप्रूवमेंट होगी, ठीक है। यानी इसमें देखा जाए तो उपरोक्त सही है, ठीक है। अब उपरोक्त सभी है, कौन सा ऑप्शन है इसे आप कमेंट बॉक्स में, ऐसे आप 20 नंबर का कौन सा ऑप्शन सही है इसे कमेंट बॉक्स में प्लीज लिख के दिखाइएगा। तो ये टोटल था आपका 20 नंबर क्वेश्चन। अब 21 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं खंड ब की तरफ, ठीक है। आप थोड़ा सा आप रेस्ट कर लीजिए, पानी वगैरह पी कर तभी से स्टार्ट करते हैं थोड़ा सा, ठीक है। ये देखिए हमने सबको क्या कर दिया, अच्छे तरीके से देखिए फिलअप कर दिया। इसी तरह से आपको क्या करना अभी फिलअप करना है, ठीक है। आपको देखिए जब आपको परेशानी हो तो देखिए क्या करना पड़ेगा, जैसे उसमें पढ़ते जाइए, आप पेंसिल से क्या करिए थोड़ा थोड़ा ऐसे टच करते जाइए, ठीक है। अब जब गुलियाएंगे ना तो मान लेते 20 जब आप क्या कर देंगे, टिक मार देंगे ना, ठीक है, टिक मार देंगे तो उसके बाद क्या करना पड़ेगा, मान लेते हैं आपको पेंसिल से किया तो इरेज तो कर ही सकते हैं, कोई टेंशन नहीं, इरेज से इसमें पेंसिल से इरेज कर सकते हैं। व्हाइटनर वगैरह का ना प्रयोग करिएगा, पेंसिल से कर दिए। मान लेते पहले पे आप टिक लगाए हैं, मान लेते आपको थोड़ा सा हिंट वगैरह मिला, 15वें का 20 सही है तो आप बी को सर्कल कर दिए, इसको इरेज कर दिए, इसीलिए बोले पेंसिल कंपलसरी है, ठीक है। ये हो गया इतनी चीजें, ठीक। अब हम आ जाते हैं 21 नंबर पर। इधर जितने भी अब चीजें हैं सब आपको सॉल्व करके अच्छे तरीके से समझाई जाएगी, ठीक है। तो चलिए हम क्या कर देते हैं, इसको आपके सामने रखते हैं, ठीक है। और कॉपी, अब मेन चीजें आप इसको कॉपी में आपको लिखना ही लिखना पड़ेगा। लिखा क्या गया 21 नंबर क्वेश्चन, आपको ऊपर लिखना पड़ेगा खंड ब, लिखना पड़ेगा क्या, एक 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण से कितनी दूरी पर रखी वस्तु जाएगी ताकि उस 5 गुना, उसका 5 गुना बड़ा प्रतिबिंब बने। जब प्रतिबिंब वास्तविक हो, वास्तविक प्रतिबिंब की स्थिति भी तुम्हें क्या करनी है, ज्ञात करनी है। कितने नंबर का है ये, टोटल कितने नंबर का, 4 नंबर का है, ठीक है। तो इसे कैसे सॉल्व करेंगे प्लीज आप ध्यान से सुनिए। पहले वैल्यू आपके सामने यहाँ पर हम निकाल देते हैं, उसके बाद आप जैसे कहेंगे जो फार्मूला मांगेगा उसी को हम चिपका देंगे, ठीक है। क्योंकि इसमें देखिए कुछ करना नहीं रहता, केवल प्लस माइनस का खेल रहता है, आपका भन्न से आ जाएगा आंसर। देखिए कह दिया 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले एक अवतल दर्पण का प्रयोग करना था। यह बराबर तुम्हारे पास क्या दे रखा है, 10 सेंटीमीटर दिया हुआ है। अवतल दर्पण है तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, माइनस, क्योंकि अवतल दर्पण के लिए एफ का मान क्या होता है, माइनस होता। फिर क्या लिख रखा है, 5 गुना प्रतिबिंब, यानी बड़ा प्रतिबिंब दिखाता। 5 गुना बड़ा प्रतिबिंब मतलब यम की वैल्यू जो तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, 5 दिया हुआ है। अब हमसे पूछा है प्रतिबिंब की स्थिति, यानी V बराबर हमसे क्या कर दिया गया है, पूछा गया है। यही पूछा है ना, तो कोई टेंशन नहीं गुरुदेव, इसी से हम सॉल्व करेंगे भाई, चिंता ना करियो भाई, ठीक है। तो ये दर्पण पूछा, तो दर्पण के लिए फार्मूला क्या होता है, अब ध्यान से सुनिए। अब यहाँ पर हम ये चीजें दे रखी है, नंबर अपना यहाँ डाल दीजिएगा, 21 नंबर का अपना काम हो जाएगा। अब कैसे करने, ध्यान से सुनिए। यम बराबर क्या होता है, माइनस V बटे तुम्हारे पास क्या होता है, U, आपके सामने ये फार्मूला होता है, ठीक है। माइनस सॉरी अवतल दर्पण है ना, अवतल दर्पण के लिए भी यम का मान की क्या रखेंगे, माइनस रखेंगे, तो गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है। ये होगा। अब यम की जगह आप कितना रखेंगे, -5 बराबर में V बटे में, तो V की तो वैल्यू नहीं पता है, U की वैल्यू अभी रखते नहीं, ऐसे रहते, क्योंकि हमें पता नहीं तो क्या रखा बाबू, कोनो टेंशन नहीं, तो U तुम्हारे पास हो जाएगा। अब देखिए माइनस और माइनस क्या कर सकते हैं, यहाँ से हम काट सकते हैं, ठीक है, ये हो जाएगा। अब इसको इधर लेकर आएंगे तो V बराबर देखा जाए तो तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, 5U आ जाएगा, जो आपके सामने ये होगा। अभी V की वैल्यू ऐसे ही रहने देते हैं, कहीं से छेड़ते नहीं है, ठीक है, ये हो गया। अब हम क्या करते थे, दर्पण का फार्मूला आपके सामने लगाते हैं, ठीक है। तो दर्पण का सूत्र आपको ऐसे लिखना पड़ेगा एग्जाम में, दर्पण का सूत्र, ठीक है। ये आपके सामने क्या हो जाएगा, दर्पण का सूत्र। दर्पण का सूत्र क्या होता है, 1/f बराबर 1/v प्लस में तुम्हारे पास क्या हो जाता है, 1/u, ये तो आपके पास फार्मूला। अब इसी पे वैल्यू रख तो भन्न से आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है, भन्न से आंसर आ जाएगा, ठीक। अब ऐसे यहाँ हो गया
1/f, एफ की वैल्यू आपके सामने कितना होगा -10, तो हमने -10 रख दिया, बराबर 1/v, v की वैल्यू हमारे पास कितना दे रखी है, v की वैल्यू 5 यानी 5 u लिख सकते हैं, ठीक है, थोड़ा सा ऊपर करते हैं, यहाँ पर क्या लिख सकते हैं 5 u लिख सकते हैं, प्लस में देखा जाए तो तुम्हारे पास कितना हो जाएगा 1/u हो जाएगा, ऐसे रहने देते हैं, माइनस तुम्हारे पास क्या कर देते हैं 1/ तुम्हारे पास 10 लिख देते हैं, बराबर में इन दोनों का एलसीएम लिया जाए तो हमारे पास कितना हो जाएगा 5u आ जाएगा यहाँ से। अब 5u देखा जाए तो एक यहाँ पर लिखना है, 5 का नम 5 और इसके सामने 1 है तो 1 5 तुम्हारे पास कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, इसको ऐसे हो गया, ठीक। अब देखा जाए तो -1 तुम्हारे पास क्या हो जाएगा 10, बराबर में देखा जाए तो 5 1 6 बटे में तुम्हारे पास क्या हो जाएगा 5u आ जाएगा यहाँ से। अब क्या लिखते हैं ध्यान से सुनिए, अब इसका गुणा यहाँ इसका तिर्यक गुणा करा देते हैं, तिर्यक गुणा कराएंगे तो 5u मतलब क्या हो जाएगा 1 गुणे में तुम्हारे पास क्या हो जाएगा 5u हो जाएगा, बराबर में क्या हो जाएगा 10 गुणे में तुम्हारे पास 6 हो जाएगा। स्टेप बाय स्टेप आपको ऐसे करना है, ठीक। हम नीचे क्यों नहीं लिखना है, जैसे आपके सामने दिखे, ठीक। अब इधर आ जाते हैं, ठीक है, इसको क्या कर देते हैं इसको ऊपर ले जाते हैं तो 5 1 9 5 तो हमारे पास कितना हो जाएगा -5u आ जाएगा और 10 छक्का कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा, तो आपके सामने 60 आ जाएगा। u बराबर देखा जाए तो ये गुणे में इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा आपका भाग में हो जाएगा तो माइनस हो जाएगा, यहाँ पर माइनस अभी रहने देते हैं, 60 बटे में तुम्हारे पास क्या कर देते हैं 5 कर देते हैं, तो u बराबर देखा जाए तो कितना हो जाएगा 12 25 60 माइनस के साथ तुम्हारे पास क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा। ये u की वैल्यू निकल गई, u की वैल्यू पता चल गई, हमें v की वैल्यू भान्य से निकालेंगे। अब कहेंगे कैसे, अभी आपने यहाँ देखते हैं v बराबर 5u होता है तो v बराबर क्या लिखेंगे 5u लिखेंगे, v बराबर अभी ठीक है 5u, u की वैल्यू अब कितना निकालें -12 तो यहाँ पर क्या लिख देंगे -12 लिख देंगे एक ब्रैकेट में, तो v बराबर देखा जाए तो 12 25 कितना हो जाएगा भैया आपके पास 60 हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या लिख देंगे 60 सेंटीमीटर। अब कहेंगे ये गलत है कि सही है, देखिए अब कंपेयर करिए, आपके सामने आवर्धन तुम्हारे पास कितना था देखा जाए तो 5, 12 25 60 गुना तुम्हारे पास देखा जाए 12u की वैल्यू आई है, ठीक। अब हमसे क्वेश्चन कहाँ गई लो, ठीक है, ये v की वैल्यू आ गई, यही तुम्हारे पास क्या होगा आंसर होगा, ठीक है। अब देखिए क्या लिखा, वही लिखा है, मतलब यदि वस्तु को, ठीक है, वस्तु को यानी कहाँ पर रखा जाए, यहाँ पर -12 सेंटीमीटर पर रखा जाए तो प्रतिबिंब बनेगा 5 गुना, तो 12 25 60 गुना बन रहा है कि नहीं, सॉरी 12 25 60 मतलब 5 गुना ये तुम्हारे पास बड़ा बन रहा है। फिर तुम्हारे पास स्थिति भी तुम्हारे पे स्थिति बता दी है, प्रतिबिंब बनेगा नहीं जब प्रतिबिंब वास्तविक होगा कि तब नहीं, यहाँ पर ये सारी चीज़ें लिख देंगे। अब यहीं पर थोड़ा सा लिख देंगे, ठीक है, लिखेंगे वस्तु, ठीक है, वस्तु, ठीक है, वस्तु को दर्पण, ठीक है, यहाँ पर लिखना पड़ेगा, ठीक है, इस सेंटेंस में थोड़ा सा लिख देते हैं, दर्पण से 12 सेंटीमीटर, ठीक है, ये जो तुम्हारे पास 12 सेंटीमीटर आया, 12 सेंटीमीटर दूरी पर, ठीक है, दूरी पर रखने, ठीक है, रखने पर 5 गुना तुम्हारे पास क्या होगा प्रतिबिंब, 5 गुना बड़ा प्रतिबिंब दिखेगा, 5 गुना बड़ा, ठीक है, तुम्हारे पास बड़ा प्रतिबिंब, ठीक है, ये तुम्हारे पास क्या होगा बड़ा प्रतिबिंब प्राप्त होगा या दिखेगा, कुछ भी आप लिख देंगे, प्राप्त होगा लिख देते हैं, ठीक है, थोड़ा सम्मान के साथ। देखा इससे देखा जाए तो 5 गुना भरने से आपका आंसर आ जाएगा। तो ये आपके सामने ये हो गया इसका सोल्यूशन। यहाँ से आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ तक का जाना पड़ेगा। रुकिए भाई, इसे थोड़ा सा इतना जूम कौन कर दिया जी, ठीक, आपको आप दिख रहा होगा इजीली, हम कहें यार थोड़ा सा क्यों, ठीक, ये पूरी कॉपी आनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ से आप क्या कर देंगे, स्केल से अच्छे तरीके से सलाख देंगे, आपके सामने ये रहा, आप इसकी शॉट ले सकते हैं, ठीक है। चलिए 22 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं, ठीक। अब थोड़ा सा तेज़ी से चलते हैं भाई, 2 बजने वाला है, काहे कि 3-4 बजे से हमें ऑफलाइन क्लासेस वगैरह लेनी पड़ेगी, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, कह दिया एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 50 सेंटीमीटर है, उस वस्तु की प्रतिबिंब की स्थिति बताइए। प्रतिबिंब की स्थिति मतलब v की वैल्यू बतानी है। जो लेंस 25 सेंटीमीटर रखी वस्तु की, ठीक है, दूरी पर अक्ष के लंबवत है तो प्रतिबिंब की आवर्धन वेग ज्ञात करना, मतलब v की वैल्यू और तुम्हारे पास m की वैल्यू दोनों निकालनी पड़ेगी, कोनो टेंशन नहीं। अब देखिए ध्यान से क्या दे रखा, कह दिया तुम्हारे पास, ठीक है, 50 गुण यानी 50 लिखा 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी, मतलब f की वैल्यू तुम्हारे पास कितना दे रखा है 50 सेंटीमीटर दे रखा, ठीक है। ये तुम्हारे पास कौन सा दर्पण, उत्तल लेंस है, उत्तल लेंस के लिए हम क्या कर देते हैं f का मान
मान प्लस रखते हैं। अब तुम्हारे पास u बराबर देखा जाए तो तुम्हारे पास कितना दे रखा, 25 सेंटीमीटर लंबावत रखी गई है। तो यहाँ पर कितना लिखेंगे, वस्तु रखी गई है, इधर रखी गई है ना, तो ये तुम्हारे पास माइनस इतना सेंटीमीटर हो जाएगा। ये v बराबर क्या होगा, ये हमसे पूछा, m बराबर क्या होगा, ये हमसे पूछा, 2 क्वेश्चन पूछा हुआ है, इसी को लगाना, कोई टेंशन नहीं। अब लेंस का फार्मूला क्या होता है, 1/f बराबर 1/v माइनस में 1/u आपको ऐसे लिखना पड़ेगा एकदम अच्छे तरीके से, लेंस का फार्मूला। तो 1/f की वैल्यू क्या कर देते हैं हम यहाँ पर रखते हैं, ठीक है, 1/50 लिख देते हैं, बराबर में v की वैल्यू हमें नहीं पता, यही तो निकालना है जी, 1/v हो जाएगा। माइनस में देखा जाए तो 1/u की वैल्यू तुम्हारे पास -25 सेंटीमीटर हमने यहाँ रख दिया, ठीक है। 1/50 बराबर में तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, 1/b, माइनस माइनस क्या हो जाएगा तुम्हारे पास प्लस हो जाएगा, 1/ तुम्हारे पास 25 हो जाएगा यहाँ से, ठीक, ये होगा। अब ऊपर हम यहाँ से सॉल्व कर देते हैं, ठीक है, मगर आप एग्जाम में एक ही पेज पे क्या करिए करे तो ज़्यादा सूटेबल रहेगा, ठीक है। ये यहाँ से लिख देते हैं। अब बताइए, इसको उठा के इधर ले जाएंगे तो ये प्लस इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो 1/v बराबर देखा जाए तो 1/ तुम्हारे पास 50 हो जाएगा, माइनस में तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, 1/25 हो जाएगा, जो आपके सामने दे रखा। 1/v बराबर देखा जाए तो 25 और 50 का एलसीएम तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, 50, 50 एक अन्नम 50, 50 दूनी 50 हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। तो 1/v बराबर में देखा जाए तो कितना हो जाएगा, यहाँ से माइनस, तो माइनस 1/ तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, 50 हो जाएगा। इसको यदि पलट दिया जाए तो v बराबर तुम्हारे पास, क्योंकि v की वैल्यू निकालनी, माइनस तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, 50 सेंटीमीटर, यानी v की वैल्यू आ गई तुम्हारे पास -50 सेंटीमीटर। यदि v की वैल्यू आ गई तो m की वैल्यू भन्न से निकल जाएगी। हमें क्या पता है, ठीक है, हमें पता है m बराबर देखा जाए तो क्या होता है, लेंस के लिए v अपान में क्या होता है, u होता है। आपके सामने ये फार्मूला दिया हुआ है। m की वैल्यू पूछा तो m बराबर ऐसे रहने, v की वैल्यू अभी आप निकालें 50, तो यहाँ पर कितना लिखेंगे, -50। u की वैल्यू अभी कितना आया था, ठीक, आया नहीं था ही, ठीक है, 25 हो जाएगा। तो m बराबर देखा जाए तो माइनस माइनस कट जाएगा, 25 दूना 50 हो जाएगा, तो तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, +2, यानी तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, +2। इसे सेंटीमीटर वगैरह न लिखेगा क्योंकि आवर्धन का मान नहीं, यूनिट नहीं होती है। तो ये प्लस आया तो तुम्हारे पास क्या बनेगा भैया, आभासी बनेगा। ये 4 नंबर आपका बन के यहाँ से तैयार हो गया, ठीक है। ये था आपका 22 नंबर का प्यारा सा क्वेश्चन जो आपके सामने अच्छे तरीके से दिख रहा है, ठीक है। चलिए 23 नंबर के क्वेश्चन की तरफ रुक करते हैं भाई, ठीक है, पेज हम चेंज कर देते हैं थोड़ा सा, ठीक। हमें 23 नंबर क्वेश्चन पूछ दिया है, कह दिया है 2 ओम, 3 ओम, 5 ओम, ठीक है, के प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है। मतलब हमारे पास 3 प्रतिरोध, 1 2 3 प्रतिरोध, जो कह रखो पहले उसे चिपका लेते हैं, ठीक है, नहीं तो कंफ्यूजिंग हो जाएगा, ठीक है। देखिए इनको श्रेणी क्रम में जोड़ा गया। चलिए हमारे पास क्या कर दिया है, एक तुम्हारे पास 2 ओम का एक प्रतिरोध यहाँ पर हो गया, 3 ओम का एक प्रतिरोध हमारे पास यहाँ हो गया। उसके बाद तुम्हारे पास क्या कर दिया, यहाँ से देखा जाए तो हमारे पास, अब नंबर लिख देते हैं क्या क्या दिया है, 2 ओम, ठीक है, 2 ओम दे रखा है, 3 ओम दे रखा है, और यहाँ से तुम्हारे पास क्या दे रखा, 5 ओम दे रखा है। यहाँ पर श्रेणी क्रम में जोड़ा गया, तो मतलब ऐसे करके हम क्या कर देते हैं, यहाँ पर कोई एक बैटरी लगा देते हैं, ठीक है। ये आप श्रेणी क्रम का क्या कर दिए, संयोजन बना दिए इजी तरीके से, ठीक। अब क्या लिखा है और देखिए आगे पढ़ते, ऐसे थोड़ा थोड़ा करेंगे तो ज़्यादा कन्फ्यूजन है। यदि संयोजन के 2 सिरों पर 30 वोल्ट का विभवांतर लगाया गया है, मतलब यहाँ पर बैटरी क्या लगाई गई, 30 वोल्ट की बैटरी लगा दी गई है, ठीक। चलिए कोई 30 वोल्ट की बैटरी कहा है जी, ठीक है, तो बैटरी का सिंबल, ये बैटरी लगा दी गई है। तो प्रत्येक प्रतिरोधों के सिरों के बीच क्या करना पड़ेगा, विभवांतर ज्ञात करना। विभवांतर मतलब वोल्ट बताना पड़ेगा। इसके सिरे पर विभवांतर कितना होगा, इसको कितना होगा ये हमें पता। इसको हम क्या मान लेते, R1 मान लेते, इसको क्या मान लेते, R2 मान लेते, इसको मान लेते R3। अब ये परिपथ नहीं समझ में आता तो आप छोटा सा यहाँ परिपथ समझिए। एक मान लेते हैं यहाँ पर तुम्हारे पास 30 वोल्ट की एक बैटरी लगा दी गई है, एक बल्ब यहाँ लगा दिया गया, एक बल्ब यहाँ लगा दिया गया, एक बल्ब यहाँ लगा दिया गया। इस बल्ब का 2 ओम है, ये 3 ओम है, ये तुम्हारे पास 5 ओम है, इतना तो मान ही सकते हैं ना। अब बताइए यदि यहां से वोल्टेज जाएगा तो इस पे कितना वोल्ट लेगा, ये तब जलेगा, ये ठीक है, तब जलेगा। ये मान लेते कितना वोल्ट लेगा तब ये जलेगा, ये कितना वोल्ट लेगा तब जलेगा। यही हमें क्या करना पड़ेगा, फाइंड करना पड़ेगा, यही हमें क्या करना है, ज्ञात करना है, यही चीज टोटल करना। चलिए करते हैं, मगर आप ये न बनाइएगा एग्जाम में, ये बनाइएगा। अब देखिए ठीक है, कुछ नहीं करना, हमें सिंपली ऐसे कर देना। इसके सिरे पर विभवांतर को क्या मान लेते, V1 मान लेते, इसको मान लेते V2, इसको मान लेते V3, यही तो हमें निकालना है, कोई टेंशन नहीं, ठीक है। तो लिखेंगे तुम्हारे पास 2, 3, 5 ओम के, ठीक है, 5 ओम के प्रतिरोध को, ठीक है, प्रतिरोध को
प्रतिरोध को श्रेणी क्रम में, ठीक है, श्रेणी क्रम में, ठीक है, श्रेणी क्रम में, ठीक है, संयोजन या तुम्हारे पास संयोजन ही लिख देते हैं, संयोजन, ठीक है, जोड़ने पर, ठीक है, जोड़ने पर यहाँ हो जाएगा। ठीक है, आप सुने होंगे श्रेणी क्रम में जोड़ा जाए तो विभवांतर क्या होता है, अलग होला था, इसलिए हमने क्या दिया V1 V2 V3 लिख दिया, सेम हो गया यहाँ से। अब देखिए ओम के नियमानुसार क्या होता है, V बराबर सॉरी V बराबर देखा जाए तो तुम्हारे पास क्या होता है IR होता ओम के नियमानुसार। अब हमें क्या करना पड़ेगा, I की वैल्यू यदि पता चल जाए तो अपना काम हो जाएगा, बट हमें R की वैल्यू पता पहले होनी चाहिए। अब देखिए श्रेणी क्रम में अब क्या कर देते हैं, जोड़ते हैं, तो यहाँ पर क्या, अभी इसे ऐसे रहने देते हैं, ठीक है, अभी इसे भी सॉल्व कर देते हैं, मगर आपके सहूलियत के नीचे श्रेणी क्रम में जोड़ा गया तो R की वैल्यू निकाल देते हैं। श्रेणी क्रम R बराबर क्या हो जाएगा, R1 प्लस में तुम्हारे पास R2 प्लस में तुम्हारे पास क्या हो जाएगा R3 डैश 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 रहेगा तो हम चिपकाएंगे, नहीं तो नहीं है तो कहाँ से चिपकाएंगे, घर से नहीं लाएंगे ना। 1/R1 की वैल्यू क्या रखेंगे, 2 रखेंगे, R2 की वैल्यू तुम्हारे पास 3 रख देंगे, और प्लस R3 की वैल्यू कितना रख देंगे, 5 रख देंगे। तो R बराबर तुम्हारे पास 3 2 5 और 5 5 तुम्हारे पास क्या होगा 10 ओम प्रतिरोध आ गया यहाँ पर। अभी 10 ओम को प्रतिरोध को ऐसे रहने देते हैं। अब कहेंगे सर I क्यों लिखे, अभी बताते हैं। I बराबर देखा जाए तो V बटे में तुम्हारे पास क्या हो जाएगा R हो जाएगा यहाँ से। अब I की वैल्यू यदि पता चल जाएगा तो भन्ने से विभवांतर का मान निकालेंगे, तो यहीं पर हम क्या कर देते हैं, ठीक है, यहीं पर हम I की वैल्यू निकाल देते हैं। ठीक है, तो I बराबर हमारे पास क्या हो जाएगा, V बटे में तुम्हारे पास R हो जाएगा। I की वैल्यू हमें नहीं पता, यही तो हमें निकालना। V की वैल्यू कितनी, 30 वोल्ट की बैटरी लगी गई, 30 वोल्ट यहाँ चिपकाएंगे। R की वैल्यू अभी सामने आप निकालें, 10 निकाले हैं यहाँ से, तो I बराबर देखा जाए तो 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 3 एम्पियर आपके पास क्या हो जाएगी, धारा बन के आ जाएगी यहाँ से। आपके सामने ये 3 एम्पियर की धारा बन के आ गई। अब इसका विभवांतर, इसका विभवांतर, इसका विभवांतर निकालेंगे, अपना काम हो जाएगा। तो इसके लिए हम क्या कर देते हैं, थोड़ा सा नीचे चलते हैं आपके लिए। अब हम क्या कर देते हैं, सहूलियत के नीचे V1, दूसरा तुम्हारे पास क्या मान लेते हैं, V2 मान लेते हैं, और क्या मान लेते हैं, V1 के सिरों पर, ठीक है, V1 के, ठीक है, सिरों पर विभवांतर, ठीक है, सिरों पर लिखना चाहिए था जी, V2 के सिरों पर, ठीक है, यहाँ पर क्या लिख देते हैं, सिरों पर, ठीक है, सिरों पर विभवांतर हो जाएगा। ठीक है, ये तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, विभवांतर हो जाएगा, यहाँ से आप डैश डैश करके वही सेम टू सेम लिख दीजिएगा। अब इसके सिरे पर विभवांतर V बराबर अभी क्या पढ़े, IR पढ़े हैं, तो V बराबर आपको क्या लिखना पड़ेगा, IR1 लिखना पड़ेगा। R1 ये V1 है जी, तो V1 बराबर देखा जाए I की वैल्यू 3 निकाले, तो 3 गुणे R1 की वैल्यू अभी कितना निकाले हैं, R1 की वैल्यू आप कितना माने, 2 माने, तो यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा 2 लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो V बराबर देखा जाए तो V1 बराबर देखा जाए 3 दूना 6, और यहाँ पर क्या लिख दीजिएगा भैया, वोल्ट। एक आंसर तुम्हारे पास ये आ गया इजी तरीके से, एक आंसर आया। V2 आते हैं, तो V2 बराबर भी सेम टू सेम लिखते हैं, IR2 लिख देते हैं। ठीक है, ये IR2 लिख देते हैं, तो V2 बराबर I की वैल्यू 3 लिख देते हैं। ठीक है, R2 की वैल्यू नहीं पता, R2 की वैल्यू आप यहाँ से 3 रख सकते हैं कि नहीं, तो यहाँ पर हम क्या कर देते हैं, इजिली 3 लिख देते हैं। तो V2 बराबर देखा जाए 3 तरीका तुम्हारे पास कितना हो जाएगा, 9, और यहाँ से क्या लिख देते हैं, वोल्ट लिख देते हैं। आपके पास दूसरा आंसर यहाँ पर आ जाएगा। ठीक, V3 है जी, V1 कौन लिख दिया, सर जी आप ही लिखे, अरे मर्दबा होवल चला ला, सब थोड़ा बहुत होवला। ठीक है, सिरों पर विभवांतर V3 बराबर तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, IR3 हो जाएगा। तो V3 बराबर तुम्हारे पास I की वैल्यू 3 रख देंगे, R3 की वैल्यू कितना थी आपके पास, यहाँ से देखा जाए तो 5 थी, तो आपको क्या कर देंगे, 5 लिख देंगे। V3 बराबर 5 थी, तुम्हारे पास 15, ये तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, वोल्ट हो जाएगा, आपके पास आंसर हो जाएगा यहाँ से। ठीक है, ये तुम्हारे पास प्रत्येक के सिरों पे पूछा था, यही देखिए आपसे क्वेश्चन पूछा था, प्रत्येक के सिरे, प्रत्येक प्रतिरोध के सिरे पर विभवांतर तुम्हें ज्ञात करना पड़ेगा। हमने क्या कर दिया, भन्न भन्न तीनों के सिरों पर प्रतिरोध ज्ञात करके आपके सामने चिपका दिया। ये था आपका, ठीक है, 23 नंबर का क्वेश्चन। अब 24 के नंबर की तरफ रुख करते हैं भाई। ठीक है, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछा है 24 नंबर में, घरेलू वैद्युत वितरण परिपथ में प्रयुक्त निम्नलिखित तारों के कार्य प्रणाली, आवरण, ठीक, और रंगों के बारे में बताना। जीवित तार क्या होता है, भू संपर्क तार क्या होता है, उदासीन तार क्या होता है। ये हूबहू सेम टू सेम क्वेश्चन 2024 के पहले सेट में क्वेश्चन पूछा था, उसको हमको दिखा देते हैं। यही सेम टू सेम क्वेश्चन उसमें भी पूछा हुआ था। ठीक है, ये सेट नंबर कहाँ चला गया भाई, भाई मर्द कहाँ चली गया। ठीक है भाई, चला गया कहीं लगता है। ठीक है, यही सेम टू सेम क्वेश्चन ही पूछा था।
ठीक, चलिए जाने दीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर क्या कर देते, इसका आंसर आपको 6 नंबर में लिखना पड़ेगा, एकदम डिटेल में आपको लिखना पड़ेगा। हो सके तो आप डायग्राम भी बनाना पड़ेगा, क्योंकि कार्य प्रणाली को आवरण वगैरह सब दिखाना पड़ेगा। तो सामने इसका आंसर हो गया यहाँ से। ठीक है, इसमें यही पूछा था घरेलू विद्युत परिपथ में प्रयुक्त तारों के नाम, कार्य तथा आवरण के रंगों के बारे में आपको बताना पड़ेगा। तो 6 नंबर का हूबहू पहले सेट में पूछा हुआ था। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले आपको क्या लिखना पड़ेगा, ऐसे आपको अच्छे तरीके से हेडिंग डाल के लिखनी पड़ेगी। देखिए क्या लिख रखा, लिखा घरेलू विद्युत परिपथ में प्रयुक्त होने वाले तार 3 तरह के होते हैं। एक तुम्हारे पास क्या होता है, गर्म तार, जिसे हम लाल तार यानी लाइव तार भी बोला जाता है। लाइव तार उसमें जो दिया गया जीवित तार के नाम से भी जाना जाता है। तो आप ब्रैकेट में यहाँ से आप लिखते चलिए, तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, जीवित तार हो जाएगा आपके सामने ये। ठीक है, तो ये देखिए ये कह रखा जीवित तार, यानी इसको जीवित तार बोलते हैं। उदासीन तार तुम्हारे पास तो सामने लिखा, उदासीन तार यहाँ लिखा गया। अर्थिंग वायर जिसे भू संपर्क वार तार में, तो तार तरह के आपके टोटल 3 तरह के होते हैं। गर्म तार यानी लाल तार, जिसे हम लाइव तार, जीवित तार के नाम से जाना जाता है। ठीक है, ठंडा तार जो काला कलर का होता है, जो न्यूट्रल वायर होता है, जिसे उदासीन वायर के नाम से जाना जाता है। भू संपर्क तार जो हरा कलर का होता है, जो अर्थिंग के लिए प्रयोग किया जाता है। आपके घर में अर्थिंग, जैसे आपके घर में देखेंगे बोर्ड होता है ना, तो आप तो बोर्ड में आपको अर्थिंग कोई घर पे नहीं लगवाता, क्योंकि एमसीबी बॉक्स आ गई है, कहीं शॉर्ट सर्किट होती है, खट से गिर जाती है। तो ऐसे एक्चुअल में तुम्हारे पास क्या घर में ऐसे देखा जाए हूबहू सेम टू सेम होता है। तो ये आपके पास तार हो गए, उसकी कार्य प्रणाली को क्या करना पड़ेगा, हेडिंग डाल के आपको लिखना पड़ेगा। देखिए कार्य प्रणाली ऐसे, नीचे परिपथ है आपको लिखना पड़ेगा, तब आपका 6 नंबर कंप्लीट होगा। तो सबसे पहले लिखते हैं गर्म तार, ब्रैकेट में लाल तार या जीवित तार में विद्युत धारा प्रवाहित होती है। इसमें आपके घर में यदि बिजली है, स्विच यदि ऑफ कर रखे तब भी इसके अंतर्गत बिजली की धारा बहती ही रहती है। ठीक है, अब ठंडा तार जिसे हम काला तार, जिसे उदासीन तार के नाम से जाने जाते हैं, यही हमारे सर्किट को क्या कर देता, कंप्लीट करता है। इसको जब बटन को ऑन करते तो काला तारा, ठीक है, जो काला तार होता, लाल तार में विद्युत धारा दोनों बहने लगते हैं, जिससे विद्युत कंप्लीट हो जाता है, जिससे बल्ब जलने लगता है। भू संपर्क तार घर के पास जमीन के अंदर बहुत नीचे स्थित होता है। यह धातु के प्लेट से जुड़ा होता है, मतलब नीचे गड्ढा करते हैं, बोरिंग कर देते हैं, मतलब एकदम से इसे गड्ढा बना देते हैं। ठीक है, एक्चुअल में जब इसे कराओगे ना, ठीक है, एक्चुअल में जब इसे कराएंगे, ठीक है, तो ऐसे आपको क्या करना पड़ेगा, देखिए ऐसे गड्ढा किया जाता है, गड्ढे के अंदर ऐसे नीचे वो मटेरियल वगैरह जैसे कोयला वगैरह डाल के, चारकोल वगैरह डाल के नीचे एक प्लेट लगा दी जाती है और वायर क्या उसी के अंदर डाल दिया जाता है, जिसे अर्थिंग बोलते हैं। भू संपर्क तार एक सुरक्षा का साधन होता है जो हमें बिजली के झटके से बचाता है। मान लेते हैं घर में कहीं भी बिजली आए, भन्न से उठा के सबको जीरो कर देगा वो। ठीक है, विभवांतर जीरो हो तो बिजली मरबा नहीं करेगी, तो ये जीरो करने का काम करता है, झटका से बचाने का काम करता है। नेक्स्ट में लिखा घरेलू वितरण में प्रयुक्त तार का आवरण क्या होता, काला कलर का होता। इतना चीज आपको कार्य प्रणाली में लिखना पड़ेगा। उसके बाद एनसीईआरटी में आपका एकदम से सुसज्जित डायग्राम दिया है, उसी को एक्सप्लेन करना पड़ेगा अच्छे तरीके से। कहाँ चल गई हो एनसीईआरटी, ठीक है, यही आपको क्या करना पड़ेगा, देखिए आपको ऐसा सेम टू सेम डायग्राम बनाना पड़ेगा। ठीक है, सीधा बोले भाई तू, ठीक, आपको ऐसा ही डायग्राम बनाना पड़ेगा। देखो एक बार डायग्राम एक्सप्लेन कर देते हैं। ये भू संपर्क तार, यदि मान लेते हैं आपको वहां पर नहीं पेन ऐसा मिलता है, ग्रीन लाल वगैरह मिलता है ना, तो आप ऐसे काले और नीले पेन से ही बनाएंगे। उसके सामने मगर थोड़ा थोड़ा लिख दीजिएगा कि आपके सामने भू संपर्क तार है, विद्युत तुम्हारे पास विधुनय तार है, उदासीन तार है, जो आपके सामने ये दिया गया है। ऐसे ही आपको क्या करना पड़ेगा, एक्सप्लेन करना पड़ेगा अच्छे तरीके से। ठीक है, ये क्या कर देता, मीटर से पहले एक तुम्हारे पास विद्युत पर्दा बोर्ड का फ्यूज होता, बट आप कोई फ्यूज यूज नहीं करता क्योंकि एमसीबी बॉक्स आ गए। आपके घर में तुम्हारे पास विद्युत मापी, जिसे हम क्या बोलते हैं, मीटर के नाम से जानते हैं, ये मीटर हो गया। उसके बाद आपके घर में एक मेन बोर्ड होता है, ये अब उसके घर से क्या कर देता है, घर में पूरी वितरण की जाती है। इसी को आपको क्या करना पड़ेगा, अच्छे तरीके से डायग्राम में अच्छे से बना के दे देना काम अपना। आप यहाँ से परिपथ हेडिंग नीचे देखिए, परिपथ डाल के इस डायग्राम आपको यही बनाना पड़ेगा, सेम टू सेम आपका 6 नंबर बन जाएगा। ठीक है, तो ये था इसके बारे में। नेक्स्ट तुमसे क्वेश्चन पूछ दिया है यहाँ से अथवा का, यानी 24 का अथवा का नंबर क्वेश्चन पूछा है 6 नंबर का। फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम तथा दाहिने हाथ के अंगुष्ठ का नियम को स्पष्ट कर दिए। किन भौतिक राशियों की तुम्हारे पे दिशा ज्ञात करने के लिए प्रयुक्त की जाती है। ये देखा जाए तो विद्युत वाले चैप्टर से, तो इससे भी कैसे सॉल्व करते हैं इसको भी हम दिखाते हैं अच्छे तरीके से। ठीक है, ठीक, तो आपके सामने ये हो गया फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम। तो आपको लिखना क्या पड़ेगा, देखिए सबसे पहले थोड़ा सा लिख के उसके बाद नीचे आपको डायग्राम बनाना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि ये भी 6 नंबर का है।
ठीक है, 2 क्वेश्चन है उसमें, फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम तथा अंगूष्ठ के हाथ का तुम्हारा अंगूठे का नियम आपको बताना पड़ेगा। तो आपके सामने लिखा फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियमानुसार, ये नीचे दिया गया है यहाँ से, अभी से ध्यान से सुनिए। यदि बाएं हाथ के अंगूठे तथा उसके पास वाली दोनों अंगुलियों को इस प्रकार फैलाया जाए कि तीनों एक दूसरे के लंबवत रहे, तब इस स्थिति में यदि तर्जनी विद्युत चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को तथा मध्यमा प्रवाही धारा की दिशा I को प्रदर्शित करता है और अंगूठा चालक में बहने वाली चालक पर लगने वाली बल को दिशा यानी बल F की दिशा को प्रदर्शित करता है। आपको सेम टू सेम आपको ऐसे करना पड़ेगा। देखिए आप ऐसे करिए, ये देखा जाए तो आपने यहाँ से किया ना, तो ये जो अंगूठा है तुम्हारे पास बल की दिशा को बताता है और ये चुंबकीय क्षेत्र को दिशा को बताता है और ये अंगुली तुम्हारे पास धारा की दिशा को बताता है। यही तुम्हें लिखना, एक दूसरे के क्या करना, लंबवत। लंबवत मतलब इसमें 90 डिग्री, इसमें देखा जाए तो 90 डिग्री का एंगल बनना चाहिए। आपके पास ऐसे प्यारा सा डायग्राम बनाना पड़ेगा। अंगूठा बल की दिशा को और ये तुम्हारे पास चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को, मध्यमा उंगली क्या होगा, करंट की दिशा को बताती है। ठीक, अब कैसे याद रखना पड़ेगा, देखिए आप याद रखिए, एफ से तुम्हारे पास फोर्स, एफ से तुम्हारे पास फादर होता। ये वाली अंगुली, ये वाली जो तुम्हारे पास अंगुली होती तुम इसे मम्मी यानी मदर मानो और ये वाले तुम्हारे पास बेटा मानो। तो इस पे तुम लिख दीजिए, ये तुम्हारे पास क्या हो जाएंगे, एफ हो जाएंगे और ये तुम्हारे पास यम हो जाएगा और ये तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, चाइल्ड हो जाएगा। ठीक है, तो इसे क्या बोलते हैं, फादर मदर चाइल्ड, फादर मदर चाइल्ड बोलते हैं। एफ से फोर की दिशा, यम से मैग्नेटिक फील्ड की दिशा, मैग्नेट की दिशा, चुंबक, मैग्नेट चुंबक मानो। सी से तुम्हारे पास करंट की दिशा जो सामने यहां से दिया गया। तो ऐसे आपको याद रखना पड़ेगा, यदि कंफ्यूजिंग हो तो ट्रिक याद कर लिएगा। अंगूठा पापा हो जाएंगे और ये वाली अंगुली तुम्हारे पास क्या हो जाएगी, चुंबकीय क्षेत्र मम्मी हो जाएंगी। ये का हो बेटा, का हलवा। ठीक है, ये गलत मत समझना भाई। ठीक है, इसको आपको रिप्रेजेंट करना, यहां से आपको लिख देना है। ठीक है, अब मर्दे सामी ऐसो ना यावत, अब मर्दे तो ऐसा नीचे डायग्राम ऐसी बनाता। ये अब लास्ट चांस है, मगर आपको बनाना ही बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो ये हो गया इनके बारे में। उसमें जस्ट नीचे हमसे दूसरा क्वेश्चन पूछा है, यानी दाहिने हाथ का अंगुष्ठ का नियम बताना पड़ेगा। ठीक है, तो नीचे भी लिखा था किस दिशा को बताता, ये सब तो दिशा तो बता रहा है भाई। ठीक है, तो इस पे हम चलते हैं नेक्स्ट पे। ठीक है, अब कहाँ चला गया, यहाँ से। ठीक है, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, मैक्सवेल के अंगूठे का नियम, यहाँ से लिख के फिर आपको डायग्राम बनाना पड़ेगा अच्छे तरीके से। ठीक है, तो लिखेंगे तुम्हारे पास, देखिए मैक्स, ऐसे आपको हेडिंग डालनी पड़ेगी। आपको इसीलिए बोले थे स्केच चाहिए। देखो ऐसे प्यारा सा स्केच लेंगे, ऊपर धसा धसाक नहीं लिखेंगे, कहेंगे सर उधर छप जाता। कहाँ बताओ तुम छपा, कहीं छपा है, नहीं छपा ना। तो ऐसे प्यार से जब लिखेंगे, धीरे धीरे आराम से ऐसे ऐसे लिखेंगे तो छापेगा नहीं। अब धंसा के लिखवा कचकचा के तब तो धंसी जाए। ठीक है, तो ये हो गया। तब मैक्सवेल के बाएं हाथ हो दाहिने हाथ के अंगूठे का नियम, जिसे अंगुष्ठ का नियम भी बोला जाता है। अब इसमें क्या लिखना पड़ेगा, फिर नीचे आपको डायग्राम बनाना पड़ेगा। यदि दाएं हाथ में एक सीधे धारावाही चालक को इस प्रकार पकड़े कि, मतलब ऐसे सिंपल सा क्या कर देना, ये तुम समझ लो एक धारावाही चालक तार है। ठीक है, ये चालक तार है। फिर क्या रखा, इसको क्या कर देते, इस प्रकार पकड़े कि तार पर लिपटी हो अंगूठा, मतलब जो अंगुलियां हो तो इसे क्या करें, ऐसे लपेटे। देखो ऐसे लपेट रहा, देखो ऐसे लपेट रहा ना, ऐसे लपेट रहा। अंगुलियां क्या करें, इस तार को लपेटें और अंगूठा क्या होगा, ऊपर की दिशा को प्रदर्शित करे। फिर क्या लिखा, अंगूठा धारा की दिशा, तो लिपटी हुई अंगुलियां यानी कि दिशा चुंबकीय क्षेत्र, ठीक है, चुंबकीय बल रेखाएं तथा दिशा को प्रदर्शित करती हैं तथा यानी अंगूठा धारा की दिशा को प्रदर्शित करता है। दोबारा सिंपल से समझिए, ये नहीं समझ में आता। सबसे पहले एक धारावाही चालक तार लेंगे, चालक के ऊपर अपने अंगूठे, अपने हाथ को ऐसे करेंगे। अब अंगूठी जितनी भी तुम्हारी पास अंगुलियां, इसको लपेटेंगे। लपेटने वाली चुंबकीय बल रेखाएं को बताती है। अंगूठा क्या होगा, धारा की दिशा को प्रदर्शित करता है। इतना चीज लिखना पड़ेगा और इसी को जो बोले हैं उसी को आपका अच्छे से ऐसे डायग्राम बनाना पड़ेगा। देखिए आपके सामने डायग्राम हो गया। ये आपके पास एक प्यारा सा डायग्राम हो गया। ये क्या हो गया, हाथ की दिशा, अंगूठे की दिशा, धारा की दिशा। अब देखिए अंगुलियां कैसे लपेट रहा है, देखिए अंगुलियां ऐसे लपेट रहा, देखो अंगुलियां ऐसे लपेट रहा। ये तुम्हारे पास धारावाही चालक तुम मानो। ये क्या होगा, अंगुलियां ऐसे लपेट रहा, तो अंगुलियां जो लपेट रहा है वो तुम्हारे पास चुंबकीय क्षेत्र की दिशा। देखिए अंगुलियां क्या कर रहा है, ऐसे लपेट रहा है तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, और ये वाला जो पोर्शन है तुम्हारे पास क्या होगा, धारा की दिशा को प्रदर्शित करता है। ये सामने आपके क्या हो गया, हमने इसको इसी पे स्क्रू काम करता है। स्क्रू मतलब ऐसे ऐसे कसते थे ना, तो देखो ऐसे कसते हैं तो ये सेम टू सेम अंदर की तरफ तुम्हारे पास धारा जाती है। इस डायरेक्शन में क्या होती है, देखो ऐसे घूम रहा है, ऐसे जो घूम रहा है तो तुम्हारे पास चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करता है। तब आपके जाकर 6 नंबर मिलेगा। ठीक है भाई, अब हम नेक्स्ट पे आ जाते हैं। ठीक है, इधर थोड़ा सा तेजी से चलते हैं। अब हमारे पास क्या होगा, ये तो फिजिक्स था। अब यहाँ से क्या हो जाएगी, हमारे पास केमिस्ट्री आ जाएगी। अब इसको क्या कर देते हैं, तेजी से सॉल्व करते हैं।
ठीक है। यहाँ पर 25 नंबर क्वेश्चन पूछा, निम्नलिखित रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित रासायनिक अभिक्रिया लिखिए। मतलब सबसे पहले रासायनिक अभिक्रिया आपको लिखना, फिर उसे संतुलित करना, तब आपका एक क्वेश्चन 1 नंबर का तो 4 नंबर आपका यहाँ से मिल जाने वाला है। तो पहले आपको क्या कर देते हैं, हम अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करते हैं, ठीक है, एक एक करके। अब इसे हिंदी में नहीं लिखेंगे, ठीक है, इसका ऑलरेडी छोटा छोटा वीडियो हम अपलोड कर दिए हैं, ठीक है। इसे हम क्या करेंगे, नंबर डाल के डायरेक्ट इसे लिखते हैं। लेड को गर्म करने पर क्या होता है, एथेनोइक अम्ल को सोडियम कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया कराने पर क्या होता है, जिंक को सिल्वर नाइट्रेट के साथ अभिक्रिया कराने पर क्या होता है, तो बताना भी पड़ेगा, फिर संतुलित भी करना पड़ेगा। सोडियम सल्फेट यानी विलयन की बेरियम क्लोराइड अभिक्रिया कराने पर क्या होगा, इसके बारे में आपको 4 नंबर बताना पड़ेगा, ठीक है। तो आपके सामने ऐसी कॉपी आ गई, ठीक है, इसे हम पलट देते हैं कॉपी को, ये सामने हो गई। यहाँ से आप नंबरिंग कर दीजिए, ठीक है, नंबरिंग कर दीजिए आप यहाँ से, ठीक है। कितना नंबर हो गया, 25 नंबर का पहला क्वेश्चन हो गया, ठीक है। 25 नंबर का क्वेश्चन क्या दे रखा, ध्यान से सुनिए, कह दिया लेड नाइट्रेट। लेड नाइट्रेट मतलब क्या हो जाएगा, PbNO3 हो जाएगा, ठीक है, PbNO3। और यही सूत्र 1 नंबर में आपका MCQ 2023 में सेट नंबर पहला या दूसरे में क्वेश्चन पूछा था कि PB लेड यानी लेड नाइट्रेट का सूत्र क्या होता है, ऑप्शन में ऐसे दे देगा। तो लेड नाइट्रेट ये हो गया। लेड नाइट्रेट को जब गर्म किया जाएगा तो क्या निकलेगा, देखिए, नाइट्रेट कार्बोनेट को कभी भी तोड़ा जाएगा तो उसी का ऑक्साइड बनाता है। तो नाइट्रेट को कभी भी तोड़ा जाएगा तो सबसे पहले आपको क्या लिखना पड़ेगा, जो उसका ऑक्साइड बनाएगा प्लस में क्या बनाएगा, ऑक्सीजन बनाएगा यहाँ से, ठीक है, ये बना दिया। अब कहेंगे सर कैसे, देखिए आपको थोड़ा सा हम बता देते हैं कि देखिए कार्बोनेट कभी भी टूटे तो ये क्या, सबसे पहले कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा और एक ऑक्सीजन यहाँ निकलेगा। उसी तरह से नाइट्रेट कभी भी टूटे तो क्या करेगा, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बनाएगा और एक ऑक्सीजन। यही ऑक्सीजन क्या होगा, चाहे हाइड्रोजन के साथ जुड़ के चाहे अपने आप किसी के साथ अकेले ही जाके क्या कर देगा, ये किसी ऑक्सीजन के साथ बाइंड करके O2 बना लेगा। यही काम करता है यहाँ से। तो ये देखिए क्या होगा, ये तुम्हारे पास नाइट्रेट जो है जो टूटेगा तो यानी यहाँ पर क्या लिखा, यहाँ पर नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बनाएगा प्लस में ऑक्सीजन बनाएगा। अब ये लेड बचा हुआ, लेड क्या करेगा, इसके साथ जो एक ऑक्सीजन बचा हुआ इसके साथ चिपक जाएगा तो हमारे पास क्या हो जाएगा, लेड ऑक्साइड बना देगा ये प्लस के साथ। अब इसी को क्या करना पड़ेगा, बैलेंस करना पड़ेगा, ठीक है। तो लेड देखा जाए तो यहाँ पर एक है, कोई टेंशन नहीं। ऑक्सीजन 2 2 4 1 5 हो जाएगा, गड़बड़ हो जाएगा। तो इसे क्या करना पड़ेगा, 2 से यहाँ गुणा करा दीजिए, ठीक है, फिर 2 से यहाँ गुणा करा दिए, 4 से यहाँ गुणा करा दिए, आपके सामने ये बैलेंस रासायनिक अभिक्रिया हो गई, ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन हमसे क्या पूछा था, सेकेंड क्या क्वेश्चन पूछा, देखिए, एथेनोइक अम्ल को सोडियम कार्बोनेट के साथ, एथेनोइक अम्ल मतलब क्या हो जाएगा तुम्हारे पास, ठीक है, एथेनोइक अम्ल को CH3COOH को, ठीक है, किसके साथ, सोडियम कार्बोनेट के साथ Na2CO3 तुम्हारे पास रासायनिक अभिक्रिया करा देंगे। अभी क्या बोले, CO3 कभी भी टूटेगा तो ऑक्साइड में उसके टूटता है, तो इसी के बगल में क्या करिए, कार्बन डाइऑक्साइड निकाल दीजिए। अब ये हाइड्रोजन क्या करेगा, ऑक्सीजन के जो, क्योंकि बोले थे 2 बनेगा ना, तो इस ऑक्सीजन के साथ बाइंड करके भरने से बगल में क्या निकाल देगा, पानी निकाल देगा। आपके सामने ये पानी निकाल दिया, यहाँ से देखिए पानी निकाल दिया। अब ये CH3 इसको H हटेगा तो सोडियम यहीं आके जुड़ जाएगा, तो ये आपके सामने क्या हो जाएगा, CH3COO Na हो जाएगा, प्लस के साथ हमने यहाँ चिपका दिया। फिर इसे क्या करना पड़ेगा, बैलेंस करने के लिए 2 से गुणा यहाँ पर कर दिए, ठीक है, और 2 से गुणा यहाँ पर कर दिए, क्योंकि सोडियम तुम्हारे पास 2 है, यहाँ पर सोडियम 1 है, तो यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, 2 से गुणा, यहाँ 2 से यदि गुणा कराएंगे तो यहाँ पर भी 2 से हमें गुणा करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये रासायनिक अभिक्रिया हो गई। तीसरा नंबर रासायनिक अभिक्रिया क्या दिया है, इसे छोटा सा ज़्यादा लिखते हैं, ज़्यादा इतना बड़ा नहीं लिखते हैं, ठीक है। तीसरा नंबर क्या कह दिया, जिंक को, ठीक है, जिंक को सिल्वर नाइट्रेट से अभिक्रिया कराना पड़ेगा। जिंक को मतलब क्या हो जाएगा, Zn हो जाएगा। सिल्वर नाइट्रेट मतलब क्या हो जाएगा, AgNO3 हो जाएगा यहाँ से। अब इसे रासायनिक अभिक्रिया कराया जाएगा तो क्या निकलेगा, अभी तुम्हारे पास क्या होगा, देखिए ये विस्थापन अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया कम को क्या कर देता है, जो कम सक्रिय रहता है ज़्यादा सक्रिय अपने आप को हटा देता है। तो यहाँ पर क्या देगा, जिंक नाइट्रेट बना देगा, जिंक नाइट्रेट बना देगा, ठीक है, और प्लस में सिल्वर भैया अलग हो जाएगा, तन्हाई में अपना काम करेगा, ठीक है। कहीं दे रखा, 2 से गुणा इधर कराए हैं, NO3 2 से, तो यहाँ पर हम गुणा करा देते हैं, यहाँ पर 2 Ag हो जाएगा, 2 गुणे यहाँ पर हो जाएगा। ये आपके सामने बैलेंस रासायनिक अभिक्रिया हो गई, ठीक है। चौथा नंबर आपको क्या लिखना पड़ेगा, चौथा नंबर क्या पूछा गया है, देखिए
चौथा नंबर क्या क्वेश्चन पूछा, सोडियम सल्फेट बेरियम को बेरियम क्लोराइड से क्या करना पड़ेगा, अभिक्रिया कराना पड़ेगा। तो सोडियम सल्फेट मतलब तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, Na मतलब सोडियम हो जाएगा, सल्फेट मतलब SO4 हो जाएगा। किसके साथ अपक्रिया का, बेरियम क्लोराइड मतलब BaCl2 के साथ अपक्रिया कराना पड़ेगा। ये जब रासायनिक अपक्रिया करेगा ना तो क्या बनाएगा, ये देखा जाए तो ये विस्थापन, ये द्विविस्थापन अपक्रिया है। द्विविस्थापन या सोडियम क्या करेगा, Cl के साथ अपक्रिया करके NaCl बना देगा, NaCl। अब बताओ बेरियम सल्फेट के साथ कंबाइन हो जाएगा तो BaSO4 आपके सामने ये बना देगा इजीली। अब बैलेंस करिए, सोडियम यहाँ 2 है, यहाँ पर एक, क्लोरीन 1 मतलब 2 से यहाँ पर गुणा करा दो, ये बैलेंस हो गया। तो ये आपके सामने 4 रासायनिक अपक्रिया हमने दिया और चारों को आप क्या क्या कर दिया, आपके सामने अच्छे से एक्सप्लेन करके आपके सामने रख दिया। और याद रखिए बैलेंसिंग जो होती जस्ट लाइक ए मैथ, जितना ज़्यादा आप ट्राई करेंगे उतना ज़्यादा आप क्वेश्चन कर पाएंगे, ठीक है। तो ये हो गया चौथा नंबर क्वेश्चन। अब नीचे क्या दे रखा है इसके बारे में हम आपको अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं, ठीक है। ठीक है, हमसे 26 नंबर, ये तो हमने 25 नंबर कर दिया। 26 नंबर क्वेश्चन क्या पूछा है, निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। समजाति श्रेणी क्या होती है, 2 नंबर। कार्बन की सर्वोत्मुखी प्रकृति क्या होती है, 2 नंबर। मतलब इन दोनों पे क्या करनी है, 2-2 टिप, यानी क्या लिखना पड़ेगा, 2-2 नंबर की टिप्पणी लिखनी पड़ेगी। तो इसे कैसे लिखेंगे इसको भी हम क्या कर देते हैं, आपके सामने एक्सप्लेन करते हैं। आपको सबसे पहले सजाती श्रेणी या समजाति श्रेणी बात एक ही है, कुछ भी आए आपको अच्छे से एक्सप्लेन करना पड़ेगा। तो समजाति श्रेणी क्या होती है, सजाती श्रेणी क्या होती है, इसको देखिए क्या लिखा। पहले परिभाषा लिखेंगे, फिर उसकी विशेषता, 1-2 एग्जाम्पल देके काम खत्म कर देंगे। हम 4 विशेषता बताएंगे, कम से कम 2 विशेषता आपको लिखना पड़ेगा, 1 एग्जाम्पल आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा एग्जाम में। तो लिखा गया है, कार्बनिक यौगिक की वह श्रेणी जिसमें यानी जिसके प्रत्येक सदस्य के समान क्रियात्मक समूह पाया जाता है, सजाती या समजाति श्रेणी कहलाता है। मतलब सिंपल सा क्या कह रखा कि मतलब तुम्हें एक कोई कार्बनिक समूह लेना जिसमें तुम्हारे पास क्रियात्मक समूह क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए। चाहे वो एल्केन से रहे तो एल्केनस रहे, एल्कीन से रहे तो एल्कीनस रहे, एल्काइन से रहे तो एल्काइनस रहे। जैसे तुम्हारे पास क्या दे रखा है, यहाँ से देखिए एग्जाम्पल में देखिए, एल्केन, ये भी एल्केन, ये भी एल्केन, ये भी एल्केन, ये भी एल्केन। मान लेते एग्जाम्पल एल्कीन आपको लेना है तो आपको एल्कीन 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 ये देखा जाए तो सब एक ही जाति के, इसलिए समान है, तो इसलिए समजाति श्रेणी बोलते हैं। इसमें देखा जाए तो एल्कोहल, इसमें एल्कोहल, इसमें एल्कोहल, मतलब एक ही ग्रुप से है कि नहीं, इसमें क्रियात्मक समूह एक है, इसी के लिए इसे क्या बोला जाता है, समजाति श्रेणी। अब इसी को उठा के आपको परिभाषा में लिख देंगे, काम खत्म हो जाएगा। ठीक, तो परिभाषा ये आपको लिखना पड़ेगा। उसके बाद विशेषता, विशेषता में क्या लिखेंगे, समजाति श्रेणी के किन्हीं 2 क्रमागत सदस्यों में CH2 का क्या होता है, समूह का अंतर होता है। CH2 समूह का अंतर मतलब इसमें तुम देखो कितने का अंतर है, बोले CH2 का अंतर है, क्या बोले हैं, तुम्हारे पास CH2 का अंतर है। क्यों, कार्बन यहाँ पर 1 कार्बन 2 कार्बन, 1 कार्बन ज्यादा है। यहाँ पर क्या होगा, हाइड्रोजन 4 है, यहाँ पर 6, 2 हाइड्रोजन ज्यादा, मतलब इनके बीच में अंतर देखा जाए तो इतने का तुम्हारे पास क्या होगा, अंतर ये दिख रहा है, यही चीज ये बोला रहा। फिर क्या होगा, अब इसका नेक्स्ट में लिखा है, इनके आणविक द्रव्यमानों का 14 का अंतर होता, मतलब इनके आणविक द्रव्यमान देखा जाए तो 14 का अंतर होता। कैसे, इसका तुम परमाणु भार यदि निकालोगे तो बताओ कितना लिखेंगे, CH तुम्हारे पास 2 है, यही ना। कार्बन की तुम्हारे पास 12 होती है, ठीक है, परमाणु द्रव्यमान 12 होता। हाइड्रोजन की 1 होती है, 1 2 है 2, 2 गुणे में तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, तो 12 और प्लस में तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, ये देखा जाए तो 2 हो जाएगा। तो 12 2 14, यानी परमाणु द्रव्यमान कितने का अंतर है भैया, 14 का आपके सामने अंतर है। ठीक है, तो यही आपको क्या करना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा 1 गुण। फिर क्या ले रखे हैं, ठीक है, समजाति श्रेणी के सभी सदस्यों के अधिकांश रासायनिक गुण क्या होते हैं, समान होते हैं, ये तो सही है। ठीक है, मगर दूर जाने पर जो तुम्हारे पास गुण रहते हैं वो क्या होती है, बढ़ता यानी भिन्नता मिलती रहती है। श्रेणी के सभी सदस्यों के समान सूत्र से प्रदर्शित किया जा सकता है। देखिए, एल्केन से किए थे तो एल्काइनस किए थे, एल्कीन से किए थे एल्कीनस से, एल्कोहल से किए थे एल्कोहल से किए थे। इसी को आपको क्या करना पड़ेगा, देखिए समजाति श्रेणी की परिभाषा 2 कम से कम आपको क्या करना पड़ेगा, विशेषताएं, 1 विशेषता 2, CH2 का अंतर होता, 14 का अंतर होता, बस काम खत्म। एक कोई एग्जाम्पल चाहे तुम्हारे पास नीचे वाले ये कोई एक एग्जाम्पल आप एक्सप्लेन कर देंगे, आपका काम हो जाएगा। यही चीज उसमें पूछा हुआ था।
ठीक है। नेक्स्ट में लिख रखा था हमें, ठीक है, नेक्स्ट में हमसे क्वेश्चन वही पूछा था, कार्बन के सर्वोत्मुखी, कार्बन के तुम्हारे पास क्या कर सर्वोत्मुखी पे टिप्पणी लिखनी है यहाँ से। तो इसमें जो जो हम पॉइंट पे टिक मारेंगे उसी को आपको लिखना पड़ेगा, एक एग्जाम्पल देके एक्सप्लेन करके खत्म कर देना है, ठीक है। सबसे पहले क्या लिखा, कार्बन में पाए जाने वाले दो विशिष्ट लक्षण होते हैं, पहला श्रृंखलन तथा चतुर्थ संयोजकता की सबसे बड़ी संख्या में क्या होता है यौगिकों का निर्माण करते। इसकी संयोजकता श्रृंखलन, श्रृंखलन मतलब समझते हैं कि नहीं, मतलब कार्बन को यदि जोड़ना चाहो तो एक कार्बन, दो कार्बन, तीन, चार ऐसे जोड़ता चल जा, कोनो टेंशन नहीं, हाइड्रोजन हाइड्रोजन चिपकावत चल जा, ठीक है, हाइड्रोजन चिपकावत से श्रृंखला। मारे तो नीचे तो बनाने मन करता है, इसे तू बनाता, ठीक है, नीचे बनाता, श्रृंखलन गुण है कि नहीं, यही श्रृंखलन गुण पाया जाता है इसकी। यानी नीचे में लिखा चतुर संयोजकता, मतलब कार्बन देखा जाए तो इसकी संयोजकता 4 होती है, ठीक। तो ये पहला पॉइंट हो जाएगा। अब मान लेते ये नहीं लिखना चाहते तो दूसरा पॉइंट लिख दीजिए, कार्बन यौगिक में एक या एक से अधिक बंधन बनाते हुए श्रृंखलन बनाने के गुण अन्य तत्वों की तुलना में सबसे अधिक होती है। श्रृंखलन बनाने के इस गुण को क्या बोलते हैं, श्रृंखलन बोलते हैं। और 2023 में पूछा गया था श्रृंखलन किसे कहते हैं, उदाहरण सही समझाइए, टिप्पणी लिखनी थी। तो श्रृंखलन की आपको इतना परिभाषा लिखना पड़ेगा, नीचे हम जो उदाहरण बताएंगे यहाँ पर छाप देंगे, इसी तरह से घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछेगा भाई, ठीक है। तो ये तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, श्रृंखलन गुण सिंपल सा क्या होगा, कार्बन एक या एक से अधिक बंधन बनाने की क्षमता रखती है, ठीक है। किसी के साथ वो क्या करेगी, बंधन बना लेगी, ठीक है, और उसी बंधन जो बनाने का जो गुण होता है वही क्या होता है, श्रृंखलन कहलाता है, ठीक है। यहां से हो गया। अब नीचे तुम्हारे पास मेन चीजें आपकी यहां पर होती है, संयोजकता। कार्बन की संयोजकता 4 है, अर्थात ये चतुर संयोजक है। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने पर 2-4 है, ठीक है, 2-4 प्राप्त होता है। अतः इसकी संयोजी कोष में 72 में 4 इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं। अष्टक पूर्ण करने के लिए 4 इलेक्ट्रॉन चाहे ले सकता है चाहे दे सकता है, ठीक, इसीलिए इसे 4 बांड बनाता है, ठीक है। तो यहाँ पर लिखा कार्बन के पास बहुलक बंध बनाने की प्रकृति होती है। ये आपको उदाहरण देखना, देखो 4 बांड बना रहे, 1 बांड 2 3 4 बांड। इधर देखा जाए मतलब नाइट्रोजन से जोड़ना चाहे 1 2 3, ये 4 बांड बनाएगा। इसे देखो 1 2 3 4 बांड, 1 2 3 4 बांड, किसी से बनाएगा तो हमेशा हमेशा 4 बांड ही बनाएगा। तो यही आपको क्या करना पड़ेगा, लिखना था यहाँ से, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं भाई, ठीक है। 27 नंबर हमसे क्वेश्चन पूछा है, कह दिया निम्नलिखित यौगिकों के आईयूपीएसी नेम लिखिए। एक क्वेश्चन ये तुम्हारे पास, एक क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन। एक क्वेश्चन 1 नंबर का, एक आईयूपीएसी नेम 1 नंबर का, 3 थी लिखेंगे, 3 नंबर आपका यहाँ से क्योर बन के चला जाएगा। 3 नंबर इस पे आएगा, 3 नंबर नीचे भी क्वेश्चन पूछा था ख में, ये क का है, इसमें कह दिया आईयूपीएसी नेम लिखने के बाद आपको क्या लिखना पड़ेगा, साबुन क्या है, साबुन बनाने की रासायनिक अभिक्रिया लिखिए तथा साबुन के 2 तुम्हारे पास विशेषता भी बताना पड़ेगा। ये भी तुम्हारे पास साबुन क्या है तो इसके लिखेंगे तुम्हारे पास 1 नंबर। साबुन के रासायनिक बनाने की विधियां बताएंगे तो 1 नंबर, साबुन की 2 विशेषता बताएंगे तो 1 नंबर। तो यहाँ से 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, तो यहाँ से आप ऐसे 3 नंबर खींचेंगे। इन दोनों क्वेश्चन को देखते हैं, फिर हम नीचे चलते हैं, ठीक, आराम से यहाँ से देखते हैं, ठीक है। इनका हम क्या करेंगे, अलग से वीडियो बना देंगे, ठीक है, क्योंकि ये थोड़ा सा देखा जाए तो बहुत लेंदी होता चला जा रहा है, ठीक है। ठीक, आपके सामने हमने ये लिख दिया, अब इसी का तुम्हें लिखना पड़ेगा। देखिए ये 2 कार्बन के लिए क्या प्रयोग करते हैं, एथ का प्रयोग करते हैं। सब में सिंगल बॉन्ड है तो एन का प्रयोग करते हैं। ओइक एसिड, क्योंकि CHO ग्रुप है तो ओइक एसिड में, प्लस में तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, ओइक एसिड हो जाएगा। यदि इसे लिखना चाहेंगे तो तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, एथ, और ई हटा के यहाँ पर क्या कर देंगे, ओइक एसिड लगा देंगे यहाँ से। अब हिंदी यदि लिखना चाहें तो क्या करना पड़ेगा आपको, एथेनोइक अम्ल लिखना पड़ेगा। आप ऐसे लिख देंगे, आपका 3 नंबर बन जाएगा, एथेनोइक एसिड। इससे देख लेते हैं कैसे लिखना पड़ेगा, 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 3 कार्बन पे एक तुम्हारे पास, तीसरे कार्बन पे तुम्हारे पास क्या, क्लोरीन। तो इधर से नंबरिंग करेंगे, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर। तो 3 कार्बन के लिए क्या प्रयोग करते हैं, प्रोप यूज करते हैं। सब में सिंगल बॉन्ड है तो एन का प्रयोग करते हैं, ठीक है। उसके बाद तुम्हारे पास क्लोरो है तो क्लोरीन के लिए हम क्या प्रयोग करते हैं, क्लोरो प्रयोग करते हैं। तो क्लोरीन 1 नंबर पे है तो यहाँ पर भी लिख सकते हैं 1 क्लोरो लिख सकते हैं। अब इसे यदि लिखेंगे तो तुम्हारे पास क्या लिखेंगे, प्रोप लिखेंगे, एन लिखेंगे, ठीक है, और यहाँ से क्या लिख देंगे 1, तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, क्लोरो हो जाएगा। तो ये सामने हो जाएगा इसे। अब क्लोरीन को उठा के आगे लिख देते हैं, क्योंकि अल्फाबेट का रूल आईपीएसी में होता, यानी जो अल्फाबेट ABCD से लिखते हैं। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, 1 क्लोरो लिखेंगे, क्या लिखेंगे, 1 क्लोरो, ठीक है। ये 1 क्लोरो तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, प्रोपेन हो जाएगा। हिंदी में लिखना चाहो तो यहाँ पर क्या लिख सकते हो, 1 क्लोरो, ठीक है, 1 क्लोरो, और तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, प्रोपेन हो जाएगा, जो आपके सामने इसका आईयूपीएसी नेम बन के चला आएगा, ठीक है।
वन क्लोरो क्यों लिखे, वन इसलिए लिखा जाता तो ये क्लोरीन बताता किस पोजीशन पे है, तो इसीलिए हमने वन क्लोरो लिखा था। इस पे देख लेते हैं CS ट्रिपल बॉन्ड के लिए क्या प्रयोग किया जाता है, एल्काइन आयन प्रयोग किया जाता है, एल्काइन हेमल्काइन, ठीक है। एक दो कार्बन के लिए क्या प्रयोग करते हैं, एथ प्रयोग करते हैं। सब में तुम्हारे पास ट्रिपल बॉन्ड है तो क्या करेंगे, इन कर देंगे, ठीक है, सॉरी आयन कर देंगे, ये तुम्हारे पास इथाइन हो जाएगा, आपके सामने ही है। अब इसका हिंदी यदि लिखना चाहें तो क्या लिखेंगे, एथाइन लिख देंगे, ये आपके पास IUPAC नेम हो गया, ठीक, ये इसका क्या हो गया, IUPAC नेम हो गया इजी तरीके से, ठीक है। ये आ जाते हैं नेक्स्ट पे आ जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पे दे रखा साबुन के बारे में, तो साबुन के बारे में हम क्या कर देते हैं, थोड़ा सा साबुन के बारे में देखिए, पूछा साबुन क्या है, साबुन की रासायनिक विधियां लिखनी, 2 विशेषताएं लिखनी है, ठीक है। तो आपके सामने ये रहा टोटल साबुन, आपको ऐसे हेडिंग डालनी, पहले परिभाषा लिखनी क्योंकि पूछा साबुन क्या है, उसके बाद रासायनिक अपक्रिया, फिर विशेषता आपको बतानी पड़ेगी। तो लिखा उच्च अणुभार वाले मोनोकार्बोक्सिलिक अम्लों के सोडियम तथा पोटेशियम लवण साबुन कहलाते हैं। मतलब क्या करना, एक उच्च अणुभार वाला तुम्हारे पास कोई मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल होना चाहिए। ये आपके सामने वसा देखा जाए तो उच्च अणुभार वाला, देखो उच्च अणुभार 17-35 अणुभार बहुत ज्यादा, और मोनोकार्बोक्सिलिक ग्रुप जुड़ा हुआ, देखो मोनोकार्बोक्सिलिक ग्रुप जुड़ा हुआ है। इसमें क्या कर देते हैं, सोडियम जोड़ देते हैं, देखो इसमें लिखा ना पोटेशियम या सोडियम, तो यहां पर क्या कर दिया हमने, सोडियम जोड़ दिया, यही आपके बन के साबुन तैयार हो गया, ठीक है। तो यही पर लिखा गया है उच्च अणुभार वाले मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल के सोडियम तथा पोटेशियम लवण को क्या बोलते हैं, साबुन कहते हैं। साबुन की निर्माण विधि देखा जाए तो क्या होते हैं, वसा, पहले देखा क्या कर, सबसे पहले तुम्हें क्या लिखना पड़ेगा, वसा में क्षार ऐड कर दिया जाए तो ग्लिसरॉल बनेगा, प्लस में साबुन, जितने मात्रा ग्लिसरॉल रहेगा उतना वो सॉफ्ट साबुन रहेगा, जैसे डब वगैरह, अभी PS सब हम देखे थे, इसका भी हम वीडियो अलग से बना दिए विथ एक्सपेरिमेंट के साथ, ठीक है। तो सबसे पहले आपको वसा लेना पड़ेगा, ये आपके पास क्या होगा, वसा का फार्मूला हो गया। उसके बाद एक क्षार लेना पड़ेगा, उसके बाद ग्लिसरॉल बन के तैयार हो जाएगा, आपके पास साबुन बन के तैयार हो जाएगा, ठीक है। मान लेते ये आप रासायनिक अपक्रिया नहीं पता तो लास्ट चांस आपको वसा प्लस क्षार बराबर ग्लिसरॉल लिखना पड़ेगा, प्लस में साबुन लिख के आप खत्म कर देंगे, ठीक है। अब इसी बनाने की जो प्रक्रिया होती है उसी को साबुनीकरण बोलते हैं। 2023 में ही क्वेश्चन पूछा था आपका, साबुनीकरण क्या होता है, तो लिखा है वसा अम्लों के ग्लिसरॉल एस्टरों के जली सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ गर्म करने पर साबुन का निर्माण होता है, इस क्रिया को साबुनीकरण बोलते हैं। इतना भी बड़ा नहीं याद रहेगा तो लिखेंगे साबुन बनाने की प्रक्रिया को साबुनीकरण बोलते हैं। उसके बाद लिख देंगे वसा का क्षार के साथ अपक्रिया कराने पर, वसा को क्षार के साथ अपक्रिया कराने पर ग्लिसरॉल तथा साबुन बनता है, यही आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो 1 नंबर परिभाषा, 1 नंबर ये लिखना पड़ेगा और 1 नंबर तुम्हारे 2 विशेषता लिखना पड़ेगा, तो आपका खत्म हो जाएगा। तो विशेषताएं आपको हेडिंग अच्छे ऐसे डालनी पड़ेगी। जल में साबुन की मात्रा 10% से अधिक नहीं होना चाहिए, ये पहला रूल है। दूसरा रूल, साबुन में तुम्हारे पास क्षार नहीं होना चाहिए, क्योंकि क्षार हमारे त्वचा और कपड़े के लिए क्या होता है, नुकसानदायक होता। साबुन चिकना तथा क्या होता है, मुलायम होना चाहिए। ये 3 विशेषता, कोई 2 विशेषता आपको क्या कर देना, वहां छाप देना, अपना काम हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया। नेक्स्ट पे चलते हैं, देखिए क्या लिख रखा है यहां से, ठीक 27 नंबर में हमसे अथवा नंबर क्वेश्चन पूछ दिया है। चाहे आप ये करिए चाहे ये करिए, 3 सब में क्वेश्चन सेम है, ठीक है। सेम नहीं, तुम्हारे पास देखा जाए तो अलग अलग है, बट नंबर तुम्हारे पास सब में सेम है। इसमें लिखा उष्मा क्षेपी अपक्रिया तथा उष्मा शोषी अपक्रिया में तुम्हें पास परिभाषा उदाहरण समझाना, 2 नंबर ये, 1 नंबर इसका 1 नंबर इसका, 2 नंबर। फिर क्या पूछा, पीएच मान क्या होता है, इसके हाइड्रोजन आयन सांद्रता से क्या संबंध है, ये बताना पड़ेगा। फिर लिखा खनिज तथा अयस्क में अंतर, 3 क्वेश्चन, 2 नंबर इस पे, 2 नंबर इस पे, 2 नंबर इस पे, 2 नंबर मिलेगा आपका, क्या हो जाएगा टोटल 6 नंबर यहाँ से बन जाएगा। चाहे आप ये करिए चाहे ये करिए, ये यदि करेंगे तो अथवा आपको क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा आप जो प्लीज ऊपर हेडिंग अथवा जरूर डाल दीजिएगा इजीली। तो क्या होता है, आप ध्यान से सुनिए। आपके सामने उष्मा क्षेपी अपक्रिया, तो पहले आपको हेडिंग डालनी पड़ेगी उष्मा क्षेपी और उष्मा शोषी अपक्रिया। अब एक एक को परिभाषा सहित उदाहरण बताना पड़ेगा। लिखेंगे ऐसी रासायनिक अपक्रिया जिसमें उष्मा निर्मुक्त होती है या निकलती है, उष्मा क्षेपी अपक्रिया कहलाती है। सिंपल सा, ऐसी रासायनिक अपक्रिया जिसमें उष्मा निकलती है उष्मा क्षेपी अपक्रिया कहलाती है, और जिसमें उष्मा देनी पड़ती है, ठीक है, उसे उष्मा शोषी अपक्रिया बोलते हैं। तो लिखा है ऐसी रासायनिक अपक्रिया जिसमें उष्मा निकलती है उसे क्या बोलते हैं, उष्मा क्षेपी अपक्रिया बोलते हैं। जैसे कार्बन को यदि ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाएंगे तो सुनेंगे कार्बन डाइऑक्साइड निकलता ना, और कहते हैं तापला निकलता ना, हीट निकल रहा मतलब उष्मा निकल रही।
तो ये ऊष्माक्षेपी अपक्रिया, चाहे ये लिख दीजिएगा। चूना को यदि पानी में डालेंगे तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाएगा, प्लस में बदकता ना हीट प्रोड्यूस करता है। फिर ऊष्माक्षेपी अपक्रिया, नेक्स्ट में ऊष्माशोषी अपक्रिया। ऐसी अपक्रियाएं जिसमें ऊष्मा अवशोषित होती है ऊष्माक्षेपी अपक्रिया कहलाती है। मतलब इसमें ऊष्मा देनी पड़ती है भैया, है ला ऊष्मा दा तब रासायनिक अपक्रिया होगी। ठीक है, तो इसमें नाइट्रोजन हाइड्रोजन से अपक्रिया करके क्या बनाता है, इसे हीट देंगे तभी ये होगी, तो क्या बनाएगा, अमोनिया गैस बनाता है। इसी को ऊष्माक्षेपी अपक्रिया बोलते हैं। ठीक है, तो ये दो अपक्रिया लिख देंगे परिभाषा के साथ, आपका 2 नंबर बन जाएगा। फिर उसी पे क्या पूछा, पीएच पे आपसे 60 नोट पूछा, तो आपको पीएच पे इतना 60 नोट आपको लिखना पड़ेगा। पहले परिभाषा, वो उसके बाद ये आपको अच्छे से डायग्राम बना देंगे, अपना काम हो जाएगा। तो इसमें सबसे पहले क्या परिभाषा पूछा, पीएच किसी विलयन में उपस्थित हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता के ऋणात्मक लघुगणक को उस विलयन का क्या कहते हैं, पीएच बोलते हैं। ठीक है, क्योंकि पीएच के बारे में हमसे क्वेश्चन पूछा था। पीएच क्या है, परिभाषा बता दिया, हाइड्रोजन आयन की सांद्रता क्या है, ये लिख के आपको क्या करना पड़ेगा, एक्सप्लेन कर देना पड़ेगा। दोबारा बोलते हैं, किसी विलयन में उपस्थित हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता के ऋणात्मक लघुगणक को उस विलयन की क्या कहते हैं, पीएच बोलते हैं। जिसे पीएच का कोई फुल नेम पूछे तो इसे पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन बोलते हैं। पोटेंशियल मतलब कैपेसिटी होती है, कितना क्षमता है। तो ये आपको दिख देना। ये देखा जाए तो 7, यदि किसी विलयन का पीएच यदि एग्जैक्ट 7 रहे तो उदासीन रहेगा। इधर जाने पर अम्लीय प्रकृति बढ़ती है। अब बताओ, किसी चीज का 1 से लेकर 3 पीएच रहेगा, मान लेते हैं यहाँ 0 लिख देते हैं। 1 से लेकर 3 तक तुम्हारे पास पीएच रहेगा तो यानी प्रबल अम्ल रहेगा, बहुत स्ट्रांग अम्ल रहेगा। इधर रहेगा दुर्बल। इधर वही सेम टू सेम होता है, इधर जाने पर क्षारीय प्रकृति बढ़ता है, इधर आने पर क्षारीय प्रकृति घटता है। ठीक है, फिर क्या लिख रखा, हाइड्रोजन की सांद्रता पे निर्भर करता है। हाइड्रोजन आयन के प्रति मोल में, ठीक है, हाइड्रोजन के ऋणात्मक लघुगणक को क्या कहते हैं भाई, पीएच कहते हैं। दोबारा बोल देते हैं, हाइड्रोजन आयन के प्रति मोल में सांद्रता के ऋणात्मक लघुगणक को क्या बोलते हैं, पीएच कहते हैं। मतलब सिंपल सा, अब हाइड्रोजन प्रकृति क्या होती है, देखिए, हाइड्रोजन किसी विलयन में हाइड्रोजन की मात्रा बढ़ने पर अम्लीय प्रकृति बढ़ती जाती है, हाइड्रोजन की मात्रा घटने पर अम्लीय प्रकृति क्या हो जाती है, घटती चली जाती है। तो यही चीज आपको लिख देना, अपना काम हो जाएगा। उसके बाद जस्ट नीचे हमसे पूछा था खनिज तथा अयस्क में अंतर। तो इसके अंतर को हम क्या कर देते हैं, आपके सामने एक्सप्लेन कर देते हैं अच्छे तरीके से। ठीक है, तो भाई इधर खुल जा, सिम आ जा तू इधर। अम्ल व क्षार वाले में ये धातु और अधातु से क्वेश्चन पूछा गया है। तो आपके सामने ये देखिए, ऐसे प्यार से आपको क्या लिखना पड़ेगा, अम्ल सॉरी यहाँ पर खनिज तथा अयस्क में तुम्हारे पास अंतर, ये सामने हो जाएगा। ऐसे हूबहू जैसे हम स्केच से हेडिंग डाल के लिखे, हूबहू सेम टू सेम ऐसे लिखना पड़ेगा। देखिए, जितने भी कहते ना, अहू तो घूमत रहा हो, आइल भाई जो 2 महीना मरल एकदम से रांगा कर दिला, 70, 75, 80% पा गए। वो आइडिया से लिख रहा, आप बर्द की तरह लिख रहे हैं, गधे की तरह लिख रहे हैं, कि मतलब आ रहा है जहाँ पे तुम तो बार छापा देने, हेडिंग वोडिंग डालिए भाई, वही तो टीचर देखता है कि नहीं, ये तुम्हारी कहानी पड़ेगा। इतना टाइम थोड़ी ना टीचर को, एग्जामिनर को, कि बैठ के तुम्हारा क्या कॉपी चेक करेगा। ठीक है, चेक करते हैं, बट वो बहुत रफ्तार में चेक करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ऐसे हेडिंग डाल देंगे, थोड़ा सा लिख देंगे, बस काम हो जाएगा। तो सबसे पहले लिखा तुम्हारे पास क्या हो गया, खनिज पे आ जाते हैं। ये अंतर है। अंतर आपको लिखने के लिए ऐसे ही सुविधाएं चीज़ें होनी चाहिए, क्योंकि देखिए अब अंतर ये होगा, यही सेम टू सेम उठा के इधर लिख देंगे, थोड़ा सा घटा बढ़ा के अपना काम हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया, वही चीज़ें यहाँ पर बतानी पड़ेगी। तो सबसे पहले खनिज क्या होती है, लिखा है भूपर्पटी में प्राकृतिक रूप में पाए जाने वाले तत्व अथवा यौगिक को खनिज कहते हैं। मतलब जो अपनी धरती पर पाया जाता परपटी पे, उसे हम क्या बोलते हैं, खनिज बोलते हैं। अयस्क किसे कहते हैं, वे खनिज जिनसे धातु आसानी से तथा कम खर्च में प्राप्त की जाती है, क्या कहलाती है, अयस्क कहलाती है। मतलब कोई भी अयस्क, जैसे कोई निकाल लिए, सिंपल सा खनिज को धूल धाल के यहाँ पर रखा जाता तो उसे सिंपल सा अयस्क बोला जाता, बस यही समझिए। ठीक, नेक्स्ट में पूछा है, सभी खनिजों में धातु की प्रतिशत मात्रा कम होती है या ना के बराबर होती है, कम होती है, और इसमें पर्याप्त मतलब अधिक मात्रा में होती है, यही लिख देना। सभी खनिजों में धातु की यानी प्रतिशत क्या होती है, कम होती है। यहाँ पर अयस्कों में धातु की संख्या क्या होती है, प्रतिशत ज्यादा होती है, बस इतना लिख देना। खनिजों में अशुद्धियां होती, बट इसमें अशुद्धियां ना के बराबर होती है। सभी खनिजों में धातु का निष्कर्षण नहीं हो सकता है, बट सभी अयस्कों में धातु का निष्कर्षण किया जा सकता है। निष्कर्षण क्या होता है, किसी भी चीज में से धातु को अलग करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, निष्कर्षण कहलाती है। ठीक है, ये करना पड़ेगा आपको, इतना चीजें हो गई। ठीक है, ये परिभाषा डिफरेंशिएट हो गया आपके सामने, ये हो गया। अब आते हैं
उपखंड 3 पे, यहाँ पर जितना भी चीज रहेगा सब आपका बायो वाला पोर्शन है, प्लीज आप ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। 28 नंबर का पहला क्वेश्चन पूछ दिया है यहाँ से। अब भाई ठीक है, 28 नंबर में हमसे क्वेश्चन पूछ दिया है, देखिए क्या पूछा है, यानी क नंबर, भोजन के पाचन में लार की क्या भूमिका है, 2 नंबर का ये क्वेश्चन पूछा। उसी के जस्ट नीचे ओजोन परत हमारे लिए क्यों महत्वपूर्ण है, मतलब ओजोन परत का लाभ हमें बताना हमारे जीवन में। तो ये दोनों क्वेश्चन का 2-2 4 नंबर हम इसको देख लेते हैं अच्छे तरीके से, ठीक है। तो सबसे पहले आपको हेडिंग डालना पड़ेगा, देखिए पाचन में लार की भूमिका। यदि बताओ लार न रहता तो बताओ क्या कर देते हैं, जितना कड़ा कड़ा खाना वैसा खाते हैं, गलफड़ा को फाड़ के इसे अंदर जाता, अरे भाई भैया बहुत भयानक दर्द होता ठीक है। बताओ तुम खड़ा खड़ा रसगुल्ला खा जाते हो, ठीक है, रसगुल्ला जब खाते हैं तो वो अपने आप अंदर चला जाता, लार में मिक्स होते होते चिपचिपा बना देता। कभी कभी आप रोटी जब कूच लेंगे तो अपने हाथ पे निकाल के देखेंगे एकदम से चिपचिपा बना देता, ठीक, लार की वही भूमिका है, ठीक है। तो यहाँ पर पहला पॉइंट है, दूसरा पॉइंट हो गया, 3 पॉइंट लिख देंगे, क्यों 2 नंबर में ज़्यादा थोड़ी ना लिखना रहता भाई। लार में उपस्थित एंजाइम भोजन में मौजूद स्टार्च को शर्करा में तोड़ते हैं। इस प्रक्रिया में भोजन के पाचन में क्या होती, मदद मिलती। पहला भोजन के पाचन में कैसे, जो भी तुम क्या खा रहे हो, रोटी मान लेते खा रहे हो, चावल खा, रोटी को यदि लंबे समय तक तो कूचते रहो मुंह में, तो देखेंगे मीठा लगता है, क्योंकि वही तुम्हारे पास जो मौजूद स्टार्च होता है, एमाइलेज, यहाँ पर एमाइलेज एंजाइम, लाइसोजाइम, बहुत सारे एंजाइम होते हैं, इस स्टार्च को शर्करा में कन्वर्ट कर, शर्करा मतलब चीनी में कन्वर्ट कर देते, तो वो देखेंगे तुम्हें मीठा मीठा लगेगा, ठीक है। ये मतलब इस प्रक्रिया में भोजन को पचाने में मदद करते हैं। अब यहाँ से एक क्वेश्चन बनता है कि हमारे शरीर के अंदर पाचन कहाँ से शुरू होती, तो बोलेंगे पाचन मुख से स्टार्ट होती है। 2024 के पहले सेट में सेम टू सेम क्वेश्चन पूछा हुआ था, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन यहाँ से एक पॉइंट बना। दूसरा पॉइंट, लार भोजन को गीला तथा चिकना बनाता है, जिससे यह आसानी से क्या निगला जा सके। बताओ चिपचिपा रहेगा, उसी से हमारे पास आइसोफेगस जो ग्रास नली है, फूड पाइप है, उसी से आराम से पेट में चला जाएगा। ऐसा नहीं टप्पा से डालें गिर गया भट्टा से, ऐसा नहीं होता। लार में मौजूद कुछ एंजाइम मुंह में मौजूद जीवाणुओं को खत्म कर देते हैं। मतलब देखिए अभी छोटे बच्चे हैं, देखो मटिया उटिया उठा खा लेंगे तो उसमें बहुत सारे जीवाणु होंगे, उन्हें मारने के लिए, उन्हें डिफेंस करने के लिए कोई ना कोई उनके शरीर तकनीक होनी चाहिए, तो उसे क्या कर देती है, किल कर देती है, जिससे बच्चा बीमार नहीं होता। तो बच्चों में देखा जाए तो क्या होगा, 2 से लेकर 2.5 लीटर लार निकलता एक दिन में। हमारे देखा जाए तो मुंह में कम से कम 1 से लेकर 1.5 लीटर लार बनता है, ठीक है, लरवा लार हो जाता है ठीक है। अब तुम सोचो उसमें बहुत सारे एंजाइम पाते हैं जो किसी बैक्टीरिया को भन्न से किल्स कर सकते हैं। तो ये 3 पॉइंट आप ऐसे हेडिंग डाल के लिख देंगे, काम खत्म हो जाएगा। इसी के जस्ट नीचे हमसे क्वेश्चन पूछा ओजोन के परत के बारे में, ठीक है। तो ओजोन के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। यहाँ से देखिए ओजोन पे 60 नोट पूछा जाता है। ओजोन क्या होता है इसे ध्यान से सुनिए, ठीक है। ओजोन के बारे में यहाँ से थोड़ा सा इतना पढ़ लेते हैं, फिर लाभ के बारे में, क्योंकि महत्वपूर्ण दिया तो लाभ हमें पढ़ना पड़ेगा। लेकिन वायुमंडल में समताप मंडल में ऑक्सीजन की 3 परमाणु वाले अणु पाए जाते हैं, जिन्हें ओजोन कहते हैं। इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं, O3 से रिप्रेजेंट करते हैं। ओजोन का ये तुम्हारे पास फार्मूला, मतलब हमारा जो मंडल होता है, समताप मंडल, क्षोभ मंडल, ऐसे मंडल होता है ना, क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, ताप मंडल, बाह्य मंडल, ऐसे बहुत सारे मंडल होते हैं। तो हमारे पास समताप मंडल में देखा जाता है ओजोन की ऑक्सीजन के 3 मॉलिक्यूल की एक परत बनी होती है, जिसे ओजोन परत कहते हैं, ठीक है। अब क्या लिखा, ऑक्सीजन के 3 परमाणु वाले अणु मिलकर एक परत बनाते हैं, जिन्हें क्या बोला जाता है, ओजोन परत कहते हैं। ये आपके सामने ओजोन परत की परिभाषा हो गई, ठीक। अब ये करते क्या है, यह परत सूर्य से आने वाली हानिकारक पराबैंगनी विकिरणों को अवशोषित करके पृथ्वी को सुरक्षा प्रदान करते हैं। तो आपको इतना चीज यहाँ हेडिंग डाल के ऐसे ओजोन परत तुम्हारे पास अवक्षय पे ऐसे तुम्हारे पास इतना चीज लिखना पड़ेगा। फिर इतना लिखने के बाद आपको क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा आपको यहाँ पर लाभ लिख देना, इतना चीज है, बस इतना ही छोटा छोटा लिखना है, ठीक है। उतना लिखने के बाद ओजोन के बारे में आप लिख दिए, ओजोन की परत का लाभ क्या होता है, ये यूवी विकिरण को अवशोषित कर लेता, मतलब अल्ट्रावायलेट जो पराबैंगनी किरण होते हैं उसे एब्जॉर्ब कर लेगा, क्योंकि धरती पे आएंगे तो अब आदमी करिया करिया हो जाएगा, भुजैठा जैसा करेठी उरेठी नहीं देखेंगे। अब मान लेते बहुत कोई करिया रहता तो खूब क्रीम पोत के आता है ठीक है। तो वही तुम्हारे पास बोला जा रहा है, जो करिया रहेगा, ठीक है, तो पराबैंगनी की जब यूवी रह जाएगी तो सब करिया करिया हो जाएंगे, तो पहचान यार ये तो बहुत गोरहर रालीन हो, काहे करिया हो गए बोलेंगे ना, ठीक है। मतलब आप जिससे पीछे पड़े होंगे, ठीक, हाई स्कूल में पढ़े तो यूवी रेज आए और 2 साल के बाद मारे करिया हो जाए, इतना बड़ा क्रीम पोत क्या होता है, एकदम तो काला काला हो जाएंगे, मतलब आप हो जाएंगे तो कलुआ टाइप में हो जाएंगे, पता नहीं चलेगा। दांत यदि देखा थोड़ा रगड़ उगड़ के करेंगे बरस तो दांत ही थोड़ा सा दिखेगा, अच्छा आई करिया नहीं बात है
तो यूवी रे से ये बचाता है। यह पृथ्वी पर जीवन को रक्षा करता है, यदि पराबैंगनी किरण आए तो जीवन खत्म। ये क्या कर देती है, सनबर्न को कम करती है। सनबर्न मतलब जो सूर्य से आने वाली किरणें हैं, ठीक है, उसे कम करती हैं। क्योंकि अभी देखो विदेशी लोग आते हैं अपने इंडिया में तो कहते हैं सन क्रीम लगा लेते हैं, चेहरे ओहरे पर लगा लेंगे ना, तो जो बहुत सारी रोशनियाँ और उससे वो बच सकते हैं, ठीक है। ये क्या कर देती है, अब बताओ, ये पराबैंगनी किरणें यदि आएंगे तो हमें त्वचा कैंसर हो जाएगा, मोतियाबिंद जैसी समस्या से बचाने का काम ओजोन परत का होता है, इसलिए हमारे पास ये महत्वपूर्ण होता है, ठीक है। तो ये हो गया इनके बारे में। चलिए और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन का पूछ रहे बा हो आवा, ठीक है। यहाँ पर 29 नंबर क्वेश्चन पे आ जाते हैं, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ से हमसे क्वेश्चन पूछ दिया है, स्वपरागण तथा पर परागण में विभेद कीजिए। मतलब इसका परिभाषा लिख के एग्जाम्पल, इसका परिभाषा लिख के एग्जाम्पल आपका 2 नंबर बन जाएगा। तो इसकी परिभाषा को हम देखते हैं। तो सबसे पहले लिखो, आपको हेडिंग ऐसे डालनी पड़ेगी, स्वपरागण, ठीक है। स्वपरागण, आप परागण पढ़े होंगे, किसी भी पोलन ग्रेन को एक फूल से दूसरे फूल पे ले जाने की जो प्रक्रिया होती है उसी को परागण बोलते हैं। अब जो वो स्वयं होता है, मतलब एक ही फूल के अंतर्गत उसी फूल पे ही चला जाता है तो उसे स्वपरागण बोलते हैं। दूसरे फूल पे जाएगा तो उसे हम क्या बोलेंगे, पर परागण बोलेंगे। आपके सामने ये देखिए पोलिनेशन है, ठीक है। अब पहले परिभाषा, क्योंकि मान लेते तुमसे पूछ दे 60 नोट पे पराग यानी परागकण क्या होता, पोलिनेशन क्या होता, प्रकार क्या होते हैं, ये भी लिख दे सकते हैं, मगर मेनली आप यहाँ से लिखेंगे, इसे केवल पढ़ लीजिए। पुष्प के परागकोश से पराग कणों के उसी पुष्प या दूसरे पुष्प पे किसी समान पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचने की क्रिया को परागण बोलते हैं। सिंपल सा परिभाषा ऐसे देखिए, एक फूल ये हो गया, ठीक है, और दूसरा तुम्हारे पास क्या होगा, ये फूल ये हो गया। कोई कीट आए, इसका जो मेल वाला पार्ट है उठा के इस पे डाल देते, इसी प्रक्रिया को सिंपल सा पॉलिनेशन बोलते हैं। या इसी पुष्प के इसी पुष्प पे हो जाए तो उसे स्वपरागण बोलते हैं, दूसरे पुष्प पे हो तो उसे पर परागण बोलते हैं। बस इतना ही रखना है, ठीक है। अब स्वपरागण की परिभाषा उदाहरण देख लीजिए, ठीक है। पर परागण के एक पुष्प के परागकण उसी पुष्प पे, देखो बोले ना, उसी पुष्प के परागकण पे वर्तिकाग्र पर गिरते हैं तो उसे स्वपरागण कहते हैं। उदाहरण में देख दिया, जैसे तुम्हारे पास मटर हो गया और तुम्हारे पास मूंगफली हो गया, ये हो गया। अब इसका दूसरा तुम्हारे पास लिखा पर परागण पे आते हैं, ठीक है। पर परागण की परिभाषा देख लेते हैं, क्या लिख रखा है, लिखा है पर परागण पे वही सेम टू सेम दूसरे फूल पे जा रहा है। पर परागण में एक पुष्प के परागकण उसी जाति के दूसरे पौधे पर लगे पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं, उसी को हम क्या बोलते हैं, पर परागण। मगर इन्हें कराने के लिए किसी न किसी साधन की जरूरत रहती है। जैसे तुम्हारे पास कोई कीट हो, चाहे वायु हो, चाहे जल हो। तुम्हारे पास एग्जाम्पल गेहूं, धान, आम और सूर्यमुखी ETC कर देते, इतने तुम्हारे पास हो गए जो स्वपरागण। अब मटर पूछा जाता तो मटर कौन सा परागण है, पर परागण करने का काम करता है, ठीक है। पर परागण मतलब सॉरी क्या बोल देते, पर नहीं, स्वपरागण करता, इसीलिए मेंडल ने उसे चूज किया था, ठीक है। तो ये हो गया। नेक्स्ट में देख लेते हैं क्या क्वेश्चन पूछ ले बा हो। परिवार नियोजन की किन्हीं 2 तुम्हारे पास है अस्थाई विधियों की संक्षिप्त टिप्पणी लिखना पड़ेगा, 2 नंबर का हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। अब आपके बात है, ठीक है। तो इसमें हमसे क्या देख, ख नंबर क्वेश्चन पूछा है, परिवार नियोजन की किन्हीं 2 अस्थाई, देखो अस्थाई पूछा, अस्थाई विधि को संक्षिप्त टिप्पणी लिखें, 2 नंबर का दिया होगा। तो परिवार नियोजन क्या होता है, जैसे आपके मम्मी पापा, मम्मी आपकी ऑपरेशन करवा ली होंगी, हमारी भी करवा ली, कोई टेंशन नहीं, ये तो नॉर्मल चीज़ है भाई, ठीक है। देखिए एज ए डॉक्टर हम क्या कर देते हैं, आपको पढ़ाते हैं, प्रैक्टिशनर है, इमरजेंसी में काम करते हैं, ये सारी चीज़ आप देखिए। बायो बहुत सारे क्या कर देते हैं, टीचर, ठीक है। अब ऑफलाइन पे तो सही से नहीं पढ़ा पाते क्योंकि बहुत सारे लड़के लड़कियां बैठे रहते हैं, मगर ऑनलाइन तो फ्री आप कोर्स पढ़ा सकते हैं, कोई टेंशन नहीं, खोल के पूरा दिक्कत, कोई टेंशन नहीं, मतलब खोल के मतलब क्या जितना डीपली जाना चाहिए वो सब आप जा सकते हैं, कोई टेंशन नहीं। तो परिवार नियोजन की विधियां क्या होती है, मतलब बच्चे को कम पैदा किया जाए तो एक प्रक्रिया चलाई जाती है। तो इसमें 2 विधियां होती हैं, एक अस्थाई विधि होती है मतलब कुछ समय के लिए होती हैं, और एक अस्थाई विधि मतलब परमानेंट हो जाती है, एक बार यदि करा लेते हैं तो दोबारा बच्चा पैदा नहीं कर सकते हैं। तो अस्थाई विधियां में जैसे तुम्हारे पास कंडोम है, जैसे मेल और फीमेल मीट करना चाहते हैं, मतलब सेक्स करना चाहते हैं, तो कंडोम का प्रयोग करके कर सकते हैं, कुछ समय के लिए अस्थाई है, मतलब मेल कंडोम फीमेल कंडोम दोनों आता है। मान लेते मेल कंडोम लगा गए तो स्पर्म उनके वेजाइना के अंदर इंटर नहीं करेगा, जिससे फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, बेबी ग्रोथ नहीं करेगा। इससे भी हम क्या कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है।
लूप या कॉपर टी। लूप क्या होती है, यानी उनके यूट्रस के अंदर, उनके बच्चेदानी के अंदर क्या होती है, एक लूप लाइक ऐसे स्ट्रक्चर होता है। मान लेते हैं उनकी बच्चेदानी हो गई यहाँ से, ठीक है, ये बच्चेदानी मान लेते हैं ऐसे हो गई, उसी के अंदर क्या हो गया, कॉपर टी और लूप नुमा संरचना होती है, यहाँ पर इंजेक्ट कर दी जाती है। आप सर्च करना तुम्हारे पास कॉपर टी। कॉपर टी आप एग्जाम यानी देखेंगे कॉपर टी ऐसे CUT ऐसे लेना ना फीमेल के अंदर, यहाँ पर डाल देना फीमेल के अंदर, तो वो तुम्हारे पास उसकी वेजाइना के अंदर से टी टाइप की स्ट्रक्चर होता है, ये कॉपर का बना होता है, उसमें डाल देते हैं। तो यहाँ से जो भी तुम्हारे पास स्पर्म जाएगा वेजाइना के थ्रू वो स्टरलाइज हो जाएगा, सॉरी अनस्टरलाइज हो जाएगा, मतलब मृत्यु कर दिया जाएगा, जिससे वो एग को फर्टिलाइज नहीं कर पाएगा। इससे भी क्या कर सकते हैं, यूज किया जा सकता है, ठीक है। गर्म निरोधक गोलियां बहुत आती हैं, जैसे माला डी हो गया। माला डी देखा जाए तो अभी माला डी ऐसे टैबलेट होता, तो उस पे ऐसे देखेंगे माला डी 1 से लेके 2, 3 ऐसे हमारे पास क्या होता है 21 तक ऐसे लिखा रहता, उसमें लिखा रहता, उसी के ऊपर आपको क्या, उसके नीचे गोलियां के नीचे उसी पे अल्टरनेट खाना रहता, कहीं से नहीं निकाल के खा सकती हैं लेडीज। इसमें लेडीज को क्या करती है, ये जो खाएंगे ना तो उनका तुम्हारे पास जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है वो डिस्टर्ब हो जाता है, जिससे एस्ट्रोजन तथा प्रोगेस्टेरॉन हार्मोन मेंटेन नहीं हो पाता, जो एग को फर्टिलाइज, जो स्पर्म आता है उसे फर्टिलाइज नहीं कर पाता। इससे भी वो बचा सकते हैं। अस्थायी विधियां हैं। पल से तुम्हारे पास क्या होते हैं, पल से तुम्हारे पास क्या आ जाते हैं, ये देखा जाए तो आपके जैसे यहाँ पर बाँ हो गया तो ऐसे एक कैप्सूल नुमा संरचना आती है, ठीक है, ऐसे तुम्हारे पास क्या होती है कैप्सूल नुमा संरचना आती है। इसे ऐसे भर के आपके क्या कर दी, स्किन जैसे मान लेते फीमेल की स्किन है, यहाँ पर इंजेक्ट करा देंगे और ये थोड़ा 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 निकलेगा, जिससे उनका जो हार्मोनल लेवल लो कर देगा, जिससे फर्टिलाइजेशन नहीं होगा। सहेली एक टैबलेट आता है जो पहली बार अपने लखनऊ में ही बनाया गया था, ठीक, लखनऊ के KGMU मेडिकल कॉलेज में, रिसर्च सेंटर में, ठीक है। ये क्या कर देती है, ये भी कम करने का काम करती है। और गर्भ निरोधक सुइयां आती हैं, गर्भ समापन की एबॉर्शन, जैसे मान लेते हैं गर्भ निरोधक सुइयां आती फीमेल लगवा लेती हैं, मेल भी लगवा लेते हैं, ठीक है। और क्या गर्भ एबॉर्शन मतलब जैसे मान लेते हैं किसी फीमेल के पेट के अंदर मान लेते 2 महीने 4 महीने 6 महीने का बेबी हो गया, वो चाह नहीं रही इसे हमें रखना, तो एबॉर्शन करा सकते हैं, डॉक्टर जा बोलेंगे, ठीक है, वो क्या कर देते हैं, जिसे हम नॉर्मल भाषा में क्या बोलते हैं, ठीक है, यानी बच्चा को क्या कर निकलवा दिया जाता है, ठीक, एफर्ट नहीं कर पाते तो कोई निकलवा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक। तो ये हो गया इनके बारे में। अगर हमसे पूछा अस्थाई विधि, तो अस्थाई हमारे पास 2 विधियां, एक नसबंदी होती है, एक नलबंदी होती है। तो पहला आप हेडिंग डालेंगे, आपको कैसे इसको लिखना आपको बता देते हैं, ठीक है, आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देते हैं, क्योंकि आपको लिखना ही एग्जाम में है ना भाई, ऐसे थोड़ी ना बताएंगे तो काम नहीं चलने वाला भाई, तू ही कॉपी आ ले, ठीक है। इसको ऐसे ये क्या कर देना पड़ेगा, आपको एक्सप्लेन कर देना पड़ेगा। देखिए लिखेंगे तुम्हारे पास अस्थाई 2 विधियां हैं, ठीक है। अस्थाई मतलब क्या हो जाएगा, परमानेंट विधि हो जाएगी, ठीक है। अस्थाई विधि जिसे हम क्या बोलते हैं, ठीक है, ये तुम्हारे पास परमानेंट हो जाएगा। भाई डॉक्टर वाली स्टाइल लिख रहे हैं, ठीक है, एक्चुअल में दवाइयों ऐसे लिखते हैं, मेथड हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले आप हेडिंग डालेंगे नसबंदी, ठीक है, ये तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, नसबंदी। नसबंदी मतलब ये पुरुषों में होता है, तो ब्रैकेट के अंदर लिख देंगे पुरुष, तो यहाँ पर हम बोल दे रहे हैं उसे लिख दीजिए, नसबंदी बोलते हैं पुरुषों में होती है। इसमें क्या कर देती है, जो शुक्रवाहिनी होती है, ठीक है, शुक्रवाहिनी होती है, उस नली को काट के टाइटली बाइंड कर दिया जाता है, जिससे शुक्राणु निकलता ही नहीं है और जाके एग को फर्टिलाइज नहीं करता है, उससे हम नसबंदी कहते हैं। उसके बाद दूसरी हेडिंग डालेंगे आप नलबंदी लिख देंगे, तुम्हारे पास क्या लिख देंगे, नलबंदी, जो फीमेल के अंदर होता है, यानी महिला के अंदर होता। महिला में क्या होता है, जहां पर ऐसे तुम्हारे पास हो गया ना, ठीक है, यहाँ पर तो यहीं पर अंडा बनता है, तो इस वाली तुम्हारे पास क्या होगा, देखिए इस वाली नस को काट के टाइटली बंद कर देते हैं, इस वाली नस को, ये फीमेल में होता है। मेल में देखा जाए तो उनका स्पर्म यहाँ से बनता है और यहीं से आता है, तो इस वाली नस को ही काट के क्या कर देंगे, टाइट बाइंड कर देंगे, तो ये नलबंदी हो जाएगी, महिलाओं में होती है, ठीक है। तो इसमें लिख देंगे, इसमें शुक्रवाहिनी को काटा जाता है, इसमें अंडवाहिनी को काटा जाता है, ठीक है, काट करके टाइटली बाइंड कर दिया जाएगा, जिससे वो क्या होगा, जो भी यहाँ पर एग बनेगा आगे जा ही नहीं पाएगा, काम नहीं हो पाएगा, बंद हो जाएगा। तो ये तुम्हारे पास 2 अस्थाई विधियां हैं जो आपको लिखना ही लिखना पड़ेगा। इस पे हम जनसंख्या पर क्या कर देते हैं, कंट्रोल पा सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पे देख, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 30 नंबर में क्वेश्चन पूछ दिया, क और ख किन्हीं 2 पादप हार्मोन के नाम लिखे तथा उनको कार्यों का लिखना पड़ेगा। ये 2 नंबर का मतलब उस हार्मोन का नाम लिखना पड़ेगा, उसका थोड़ा सा कार्य लिखना पड़ेगा, 2 नंबर का। तो आपके सामने देखिए ऑक्जीन, टोटल हमारे सिलेबस में देखा जाए तो 5 हार्मोन। ऑक्जीन जो वृद्धि करने का काम करता है, जिबरेलिन वृद्धि, साइटोकाइनिन होता है ये भी वृद्धि करने का काम। वृद्धि निरोधक मतलब वृद्धि को ये रोकते हैं। एब्सेसिक शॉर्ट में ए बोलते हैं, इथाइलिन, ये 2
2 हार्मोन होते हैं। तो ऑप्शन में यदि पूछे वृद्धि हार्मोन इनमें से कौन है, तो इनमें से कोई भी रहेगा, आपको टिक मार देना। वृद्धि मतलब सिंपल सा पेड़ को बढ़ाने का काम क्या कर देते हैं, बढ़ाने का काम ये हार्मोन करते हैं। अब पेड़ को घटाने का काम मतलब क्या कर देते हैं, ये करने का काम करते हैं ये 2 हार्मोन। तो इसी तुम्हें पास क्या कर रखा, कोई 2 हार्मोन का नाम लिखना पड़ेगा, उसका उपयोग लिखना पड़ेगा। आपके सामने ये दे रखा, पादप हार्मोन में सबसे अधिक महत्वपूर्ण ऑक्सीन हार्मोन है। ये पौधों के ऊपरी सिरों पर बनते हैं, मतलब पौधा जो होता है ना, तो पौधा का जो टिप वाला पोर्शन होता है वहां पर बनता है। इसकी उपयोगिता तुम्हारे पास सामने यहाँ से लिख रखी है, ठीक है। ये आपको यहाँ से क्या कर देना, नोट डाउन कर लेना भाई, ठीक है। जिबरेलिन क्या होती है, जिबरेलिन आपके सामने ये दे रखा, कोई भी 2 हार्मोन, उसमें से 5 में से कोई भी 2 हार्मोन आपको जो आता है वो लिख दीजिए। जिबरेलिन यहाँ से आप क्या कर दें, इसका थोड़ा सा बारे में लिख देना है, नाम लिख देना, फिर उसका क्या कर देना, आपको यहाँ पर सामने उपयोग लिखा, जिबरेलिन का उपयोग हेडिंग डाल के आपको ऐसे लिखना, जिबरेलिन क्या होता है, फिर यह क्या करना, एक लिख के उसके बाद क्या करना पड़ेगा, एग्जाम्पल लिखना, क्योंकि ये वृद्धि कराने का काम करता है। दोनों हार्मोन वृद्धि का काम करते, बस इतना समझिए, ठीक है। फिर इसी के नीचे तुमसे पूछा है, ठीक है, दूसरा क्वेश्चन पे चलते हैं, ठीक है। जल्दी जल्दी इधर थोड़ा सा कर लेते हैं भाई, ठीक है। यहाँ पर आ जाते हैं, ठीक है। यहाँ पर क्वेश्चन पूछ दिया है, ठीक है, लिख रखा पौधों में, ठीक है, पौधों में रंध्रों की उपयोगिता लिखना, मतलब रंध्र के बारे में आपको लिखना पड़ेगा। ये सामने आपके रंध्र हो गया, ठीक है। इसका भी हमने क्या कर दिया, नोट बना दिया है, ठीक है। इसका भी वीडियो ऑलरेडी अपलोड है, इसी के लिंक में डाल देंगे, प्लीज़ उसे आप देख लीजिएगा, ठीक है। क्योंकि वीडियो देखा जाए तो लेंदी नहीं से बहुत लेंदी बन चुका है, ठीक है। आपको बोरिंग भी महसूस होगा, बट एक योद्धा हमेशा लड़ता रहता है, बोरिंग नहीं कभी महसूस। अब तुम सोचो हमारे देश के नागरिक हैं, ठीक है, नागरिक को बचाने के लिए हमारे देश के, जिसे हम क्या बोल सकते हैं, मतलब देश के लिए पूरी अपनी ज़िंदगी न्यौछावर करते थे, गर्मी सर्दी बरसात। आप प्रेजेंट टाइम में रजाई में बैठे एक युवा आदमी, मतलब जिसे हम आर्मी बोलते हैं, बेचारे हमारे देश की रक्षा कर रहे हैं, ठीक है। तो उसी तरह से योद्धा की तरह आप बनिए, ठीक है। योद्धा कभी भी क्या कर देता, हार नहीं मानता, टू बी कंटिन्यू, लड़ता रहता है, ठीक है। तो स्टोमेटा के बारे में आपको यहाँ से थोड़ा सा लिख देना, उपयोगिता कैसे होती है। अब बताओ, यदि स्टोमेटा न रहती तो गैस का एक्सचेंज नहीं हो पाता, ठीक है। तो इसी के करने का काम करने का होता, ठीक है। तो स्टोमेटा क्या कर देती है, हमारे पत्तियों की सतह पर पाई जाती है, ठीक है। तो उसके बाद ये गैस का एक्सचेंज का, जैसे पे हमारे पास नाक है ना, तो गैस को अंदर लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालते हैं, यही करते हैं ना। तो उसी तरह से पेड़ में भी क्या होते हैं, इस छोटे छोटे छिद्र होते हैं, उस छिद्र को स्टोमेटा बोलते हैं। ऐसे डायग्राम बनाना पड़ेगा, उसी का क्या कर देते हैं, उसी के जरिए आपका गैस का एक्सचेंज करते हैं, जैसे अपने शरीर का वाष्पोत्सर्जन को मेंटेन करते हैं, तापमान को मेंटेन करते हैं। उसके बाद तुम्हारे पास देखा जाए तो फोटोसिंथेसिस करते हैं, सांस लेने का काम यही करते हैं स्टोमेटा। स्टोमेटा न रहता तो सांस भी नहीं ले पाते आराम से, ठीक है। ये हो गया। उसके बाद तुम्हारे पास क्या कर देते हैं यहाँ से, ठीक है। अब इसका तुम्हारे पास देखिए, इनका तुम्हारे पास अलग से वीडियो बनाना पड़ेगा, क्योंकि इन्हें एक्सप्लेन करने में कम से कम 15-20 मिनट तुम्हारे पास ये लग जाएंगे, 15-20 मिनट ये, ठीक है। तो इसे कैसे हम दिखा देते हैं आंसर का, ठीक है, ठीक है। तो ये आपके सामने देखिए लिख रखा है 31 नंबर, मानव में विक्राणु यानी नेफ्रॉन की रचना तथा क्रिया विधि का वर्णन करना। ये टोटल 6 नंबर का, 6 नंबर का तक कम से कम आपको 2 पेज में अच्छे से एक्सप्लेन करना पड़ेगा। इनका हम अलग से वीडियो बना के इसी के डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, क्योंकि इसके एक्सप्लेन करने में आधा घंटा कम से कम लग जाएगा, ठीक है। तो आपके सामने ऐसे नेफ्रॉन हो गया, नेफ्रॉन के बारे में थोड़ा सा लिख के आपको हेडिंग संरचना डाल के ये चित्र बना देना है। उसके बाद इन्हीं के बारे में देखो, संरचना में ये जो 4-5 नाम होते हैं ना, इन्हीं के बारे में थोड़ा लिखते चले जाएंगे, बस कार्यविधि हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद आपको मान लेते हैं कार्यविधि लिखना रहता है, तो कार्यविधि 3 स्टेप में होती है, फिल्ट्रेशन होता है, पुनः अवशोषण होता है, श्रावण, ये 3 स्टेप में होती है। इसी को एक्सप्लेन कर देंगे, अपना काम हो जाएगा। तो ये करने के लिए भाई, एक्सप्लेन करने के लिए बड़ी टाइम नहीं चाहिए, ठीक है। तो इसको हम एक्सप्लेन करके उसी के डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, ठीक है। नेक्स्ट में क्वेश्चन हमसे पूछ दिया, मेंडल के नियमों को क्या करना भैया, वर्णन करना पड़ेगा। अब मेंडल जी आए, और ये भैया प्लीज आपसे अनुरोध है, मेंडल के टोटल 3 नियम होते हैं, तीनों नियम को क्या करना अच्छे से आप याद रखिएगा, क्योंकि तीनों नियम में से एक भी नियम आपको आ जाना चाहिए अच्छे तरीके से। देखिए मेंडल के टोटल 3 नियम है। मेंडल में क्या पूछा, लिखा लक्षणों के लिखा वंशागत के नियम में मेंडल के प्रयोगों को महत्व की व्याख्या करिए, 6 नंबर का। मतलब मेंडल के तीनों नियम को क्या करना पड़ेगा, अच्छे से एक्सप्लेन करना पड़ेगा। यदि मान लेते 60 नोट में केवल पूछे स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम, तब भी आपको क्या करना पड़ेगा, इस टुकड़े को या एक्सप्लेन कर देना पड़ेगा। तो आपको लिखने के लिए सबसे पहले मेंडल के तुम्हारे पास प्रमुख 3 नियम है, प्रभाविता का नियम, पृथक्करण का नियम और स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। ये पहला तथा दूसरा नियम एकल संकर क्रॉस पर आधारित है, और स्वतंत्र अपव्यूहन नियम का देखा जाए तो ये द्वि संकर क्रॉस पर आधारित है, ठीक है।
अब एक हेडिंग डाल के प्रभाविता का नियम इतना लिख के यहाँ तक लिख देना, ठीक है। इतना लिखने के बाद आपको क्या करना है, द्विसंकर क्रॉस में क्या करना पड़ेगा, इतना लिख के उदाहरण यहाँ से लिख देना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद तुम्हारे पास स्वतंत्र अपविभजन का नियम आए तो आपको हेडिंग ऐसे डाल के यहाँ से करके ये लिख के आप इतना लिख देंगे, काम अपना हो जाएगा। अब एक तुम्हारे पास केवल आए, जैसे मान लेते तुमसे कह दे एकल संकर क्रॉस किसे कहते हैं, तो आपको पहले हम एकल संकर क्रॉस के बारे में, द्विसंकर क्रॉस के बारे में पूरा डिटेल में बता चुके हैं इजी तरीके से। उसका भी वीडियो इन दोनों के डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, प्लीज़ उसे दोनों को देख लीजिएगा, ठीक है। तो ये था टोटल हमारी, ठीक है, यात्रा यहीं पर क्या कर दी जाती है, इसे ख़त्म की जाती है। टोटल देखा जाए तो एटलीस्ट 2 घंटा होने वाला है। चलिए आज के लिए बस इतना ही, और प्लीज़ आपसे अनुरोध है कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताया करिए, ठीक है। उससे हमें भी मोटिवेशन मिलता है कि अच्छा लग रहा है लोगों को कि नहीं, ठीक है। अच्छा लगेगा तो और भी तुम्हारा कोशिश की जाएगी, थोड़ा सा और एक्सप्लेन अच्छे से किया जाएगा। तो ये चीज़ आप जरूर कमेंट बॉक्स में लिखा करिए, ठीक है। चलिए आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।